आज का हमारा सेशन है यार, उसमें हमने 3 से हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी टेंशन जो है वो बढ़ेगी हमारी, बिकॉज कैफ क्वालिफाई करने के बाद जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, जो CFAP है वो कम्प्लीटली एक 360 है फ्रॉम कैफ में सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, लेक्चर्स लेने होते हैं, नॉर्मली उसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। CFAP में जब हम आते हैं तो फिर हमारे पास अच्छा पहले जब हम लोग जो आर्टिकलशिप पहले करते थे तो उसमें फिर चले एक सॉर्ट ऑफ ही होता था कि यार ठीक है एक आर्टिकलशिप है और पढ़ाई और दोनों को कैसे मैनेज करेंगे। अब जो हमारे पास न्यू स्कीम आई है उसमें अब ज़्यादा चैलेंजेस हमारे पास और ये आ गए कि यार अब किस तरीके से हम जो बेतहाशा ऑप्शंस हमारे आर्टिकलशिप के या क्वालिफाइंग के आ गए उसको कंसिडर करना है, और साथ साथ किस तरीके से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का एजेंडा है वो हमारा है इंडक्शन एंड इंटरव्यू। 10 से 15 मिनट उसके ऊपर बात कर लेंगे यार, ताकि थोड़ा सा हम देख लें उसको। सेकंड चीज़ हमारा था ICAP की जो न्यू एजुकेशन स्कीम है उससे रिलेटेड जो हमारे पास आर्टिकलशिप है और पेपर कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात कर लेंगे। इसके अलावा किसी एजेंडा पे आपने बात करनी है तो हमें बता दें ताकि हम उसको अपने आज के इस सेशन में कंसिडर कर लें। बच्चों, इंटरव्यू गाइडेंस हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल डिस्कस करेंगे इंटरव्यू गाइडेंस को। अच्छा यार देखें, सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्री आर्टिकल अहमद, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ज़बरदस्त। चलें यार सेशन का स्टार्ट करते हैं। और एवरीवन अब मेरे ख्याल से हो गया। देखें यार, मैं एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वापस से रीएम्फसाइज़ कर दूं। ये जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत से इफ़ एंड बट्स हमारी जो न्यू एजुकेशन स्कीम है उसमें आ चुके हैं। सही है, आर्टिकलशिप के बेतहाशा ऑप्शन है, पेपर देने के बेतहाशा ऑप्शन है, कुछ पेपर्स जो है वो डिपेंडेंट हैं दूसरे पेपर्स पे, उसको भी हमने डिस्कस करना है। प्लस कैफ से जो आपका ट्रांजिशन होता है फाइनल में, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि पहले आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि आपने सिर्फ उसी 6 महीने बैठ के लेक्चर्स देखने होते थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होती थी, नॉर्मली हमसे वो नहीं हो रहा होता था, उसमें चैलेंजेस आते थे। अब फॉर्म भी है, पढ़ाई भी है और नए पेपर्स भी हैं। ICAP की न्यू एजुकेशन स्कीम में जो नए पेपर्स भी आए हैं उसको किस तरीके से लेके चलना है, आपने अपनी मेंटालिटी को किस तरीके से चेंज करना है, क्या परसेप्शन लेके आपने फाइनल में जाना है, उन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यार देखें, अगर मैं आपसे फ़र्म की बात करूं और फ़र्म से रिलेटेड अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आप सबसे पहला काम ये करें कि एक प्रॉपर लिस्ट आप बना लें कि आपके पास कितनी फर्म्स हैं। सही है, और अगर आप कहते हैं तो उस पर हम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस भी आपको थोड़ा सा असिस्ट कर देंगे कि आपके पास एक पूरी लिस्ट निकाल के दे देंगे कि भाई ये सारी फर्म्स हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी आर्टिकलशिप हो रही है। एक बेसिक काम ये कर लें, प्लीज़ उनकी वेबसाइट, उनके पेज वगैरह पे आप क्या कहते हैं नोटिफिकेशन ऑन रखा करें। मेजॉरिटी मेरे जो बच्चों से बात होती है उनमें से ज़्यादा का मसला ये होता है, सर वो डेट ही निकल गई, हमें पता नहीं चला और हमें ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि जब वो उनकी लास्ट डेट थी वो उनकी एप्लीकेशन की डेट निकल गई। सर क्या कुछ हो सकता है? फिर देखें यार कुछ भी नहीं हो सकता। सही है, तो एक चीज़ का बड़ा सिंपल ख्याल रखें कि यार आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक टोटल लिस्ट है और इनमें से ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, उन प्रायोरिटीज़ को आप एक अलग रखें। जो टोटल लिस्ट हैं उसमें सारे पेजेस वगैरह को आप उनके देख लें कि यार उनके ऊपर क्या कब उनके इंटरव्यू स्केड्यूल हो रहे हैं, कब उनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेके चलने की कोशिश करें। तो पहला काम तो आप ये करें। सेकंड चीज़ यार, जितनी भी फर्म्स हैं ना आप सब में अप्लाई करें, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं कि फर्म में अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट जितनी भी फर्म्स और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका इनिशियल माइंडसेट ये है कि यार मैंने फर्म में जाना है, लेकिन आप देखते हैं कि नेशनल बैंक में और SSGC में और PTCL में और KEA इलेक्ट्रिक में इंडक्शन खुली हुई है, यार डू अप्लाई मेरे बच्चों, डू अप्लाई। सही है, अप्लाई करें। क्या होगा भाई, वो आपको ऑफर देंगे ना, आप तो उनको ऑफर नहीं दे रहे ना, तो वो आपको ऑफर देंगे, आपने एक्सेप्ट करना हो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं करना हो ना करिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप एटलीस्ट इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मली किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, क्या चीज़ पूछी जाती है। क्या पता आप इंडस्ट्री में नहीं जाना चाह रहे तो आप उसको ये कह सकते हो कि जी आप मुझे कन्विंस करें कि मैं इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करूं, लेट्स से। तो इस तरीके से चीज़ें जो होंगी वो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ एड ऑन से कर रही होंगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। बिकॉज अभी देखें, अभी पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं है, पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम, आपके पास एक कंट्रोल शीट होनी चाहिए कि यार ये हमारी फर्म्स हैं, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस किस चीज़ में है
उसको एनालाइज करें, उसके ऊपर क्या बेस्ट रहेगा, उसको हम इंशाल्लाह आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखें, अगर मैं इंडक्शन की बात करूं आपसे, तो हमारे पास ऑब्वियसली दो ऑप्शन है, एक हमारे पास फर्म का ऑप्शन है, एक हमारे पास इंडस्ट्री का ऑप्शन है। अगेन फर्म के ऑप्शन में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये होता है कि फर्म के अंदर इटसेल्फ बहुत से डिपार्टमेंट है। सही है सर, मुर्तज़ा आपके सामने है, टैक्स से वो ऑडिट में थे, ऑडिट से वो टैक्स में गए। सर मुर्तज़ा का ऑडिट में गोल्ड मेडल था और कंपनी लॉ में गोल्ड मेडल था। ये दोनों सब्जेक्ट ये पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। और इन दो सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल होने के बावजूद ये विद इन आर्टिकलशिप 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर KPMG से टैक्स में मूव कर गए। और टैक्स में मूव करने के बाद उन्होंने अपना टैक्स में करियर बनाया। तो यार ऑडिट फर्म में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपने ये एनालाइज करना होगा कि यार आपने कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ना है। आपने टैक्स पकड़ना है, आपने ऑडिट पकड़ना है, आपने एडवाइजरी पकड़नी है, आपने फॉरेंसिक पकड़ना है, आपने इंटरनल ऑडिट पकड़ना है। सबसे पहले ये इवैल्यूएट कर लें इसके ऊपर। और फिर सेकंड चीज़ ये है कि जी अगर आप इंडस्ट्री में जाना है तो कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड ये कर दूँ डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट से, कि डिसीजन मेकिंग में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फर्म में जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप ये इवैल्यूएट करें कि यार आपको पाकिस्तान में रहना है या फिर पाकिस्तान से बाहर जाना है। सबसे पहली जो प्राइमरी डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो ये होती है कि यार फर्म में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है। सेकंड डिसीजन मेकिंग जो होती है वो लर्निंग की होती है कि यार आप क्या चाहते हैं कि यार आपके पास एक अच्छा लर्निंग एक्सपोजर हो, एक वर्सटाइल डाइवर्सिफाइड लर्निंग एक्सपोजर हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडिट में जाते हैं तो ऑडिट में जाके आपके पास आप ऑयल एंड गैस का भी ऑडिट कर रहे होंगे, आप बैंक का भी ऑडिट कर रहे होंगे, आप डिफरेंट सेक्टर्स का, मैन्युफैक्चरिंग का, रियल एस्टेट का भी ऑडिट कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में जाके आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो बड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। अगर आप नेशनल बैंक में आर्टिकलशिप करते हैं तो आप सिर्फ नेशनल बैंकिंग के तक ही आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी वो महदूद रह जाएंगी। अगर आप SSGC में जाते हैं, OGDCL में जाते हैं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर तक महदूद हो जाएगी। PTCL में जाते हैं तो वो टेलीकम्युनिकेशन तक महदूद हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा होगा जो नॉर्मली एक ऑडिट फर्म में मिलता है। ऑडिट फर्म में सबसे अच्छी बात ये होती है कि डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, 2-3 महीने की जॉब्स होती हैं, तो हर जॉब से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि डिफरेंट सीखने को मिलता है। वो बोरिंग वाला एलिमेंट जो है वो नहीं होता। अच्छा, कुछ नुकसानात भी हैं ऑडिट फर्म के। ऑडिट फर्म का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लेट सेटिंग्स वगैरह होती हैं। ऑडिट फर्म के साथ पेपर्स को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग और मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा सा स्मार्टली प्ले करोगे यार, स्ट्रेटजी करोगे। मेरे ख्याल से यार कितने हमारे पास लेक्चर्स हैं यार, 60 से 80 आवर्स के अब लेक्चर्स हो गए। पहले मुझे याद है मैं MQ सर था, बाकी जितने टीचर्स हैं 150-200 घंटे पढ़ाया करते थे सर हम पहले, और 150-200 घंटे पढ़ाया करते। तो मुझे याद है वो सैटरडे वाले दिन सुबह से लेकर रात तक जो क्लासेस होती थी, चारों सब्जेक्ट की, दोनों सब्जेक्ट की, तीनों सब्जेक्ट्स की, तो वो चीज़ें भी काफ़ी आसान हो गई हैं यार हमारे पास। इवन जो सबसे लेंदी सब्जेक्ट्स हमारे पास, लेट्स अगर आप कहें FFR को कह लें, BFD कह लें, टैक्स कह लें, लॉ कह लें, ये अगर भी सब्जेक्ट्स आप देखें तो मेरे ख्याल से हार्डली ये 60-80 आवर्स में कवर होगा। तो अच्छा एक डिसिप्लिन और प्लान के साथ चलोगे यार तो चीज़ें बड़ी आराम से कवर्ड हो जाएंगी। डिस्पाइट ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट फर्म, देयर आर बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। सही है, तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे अपना करियर जो है वो बैंकिंग में रखना है, सही है, मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बड़ा इंटरेस्ट है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं फर्म में जाता हूँ, लेट से EY में जाता हूँ या डेलॉइट में जाता हूँ या फिर BDO में जाता हूँ, मुझे शायद वो बैंकिंग ऑडिट का एक्सपोजर वो नहीं मिलेगा, और मुझे इतनी वर्सटाइल नॉलेज नहीं चाहिए। मुझे अपना करियर पाथ बिल्कुल क्लियर है यार कि मुझे बैंक्स में अपना जो है वो करियर बनाना है। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या और जितने भी बैंक्स हैं जो कि आपको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख लें यार कि आप अपने करियर को कहाँ पे देखते हैं। सही है, हम तीनों लोग आपके सामने बैठे हैं, सही है, हम तीनों ने डिफरेंट करियर पाथ चूज़ किया और तीनों ही सक्सेसफुल है माशाल्लाह। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर ऑडिट फर्म में आप हैं तो जी ऑडिट फर्म वाला ज़्यादा वो होगा, या अगर वो PwC से है तो वो और ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू शुड ट्राई फॉर बेस्ट, लेकिन एक मरहला है, एक ट्रेनिंग ही है ना। ट्रेनिंग के बाद जो है वो ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो रही है आपकी। सही है, आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरी फर्म्स आपको अप्रोच करेंगी, बाहर की फर्म्स आपको अप्रोच करेंगी, बाहर की इंडस्ट्रीज़ आपको अप्रोच करेंगी। तो इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हो जाए, लेकिन अप्लाई फ्रॉम फर्ग्यूसन और एक लिस्ट बना लें अपने पास कि यार ये टॉप 20-30 फर्म्स हैं, यहाँ मुझे अप्लाई करना है, इनको मुझे रेगुलरली चेक करना है। और इन 20-30 फर्म्स के ऊपर भी मेरा मशवरा आपको ये होगा कि यार कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकालें, और हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी एक डेफिनेट सेशन रख लें। कोई कॉन्टैक्ट, कोई दोस्त यार काम कर रहा है, उससे पूछ लो यार कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइंट्स कौन से हैं उनके पास। ये अल्टीमेटली आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। और कल को अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपको आइडिया होगा कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं इनके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं इंटरव्यू में कह सकूँगा। तो यार ये डिसीजन मेकिंग फर्म और इंडस्ट्री, इसके ऊपर एक थोड़ी सी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड करी है। इसके ऊपर कोई सवाल है आपका? ज़बरदस्त यार। सर MQ आप मुझे बताएं, नॉर्मली बच्चा जो है वो सेशन से पहले वो हो रहा होता है कि यार वो ऑडिट फर्म में जाएँ, कि ऑडिट फर्म में कौन से डिपार्टमेंट में जाएँ। आप KPMG के ऑडिट फर्म में जाके मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद आप टैक्स से मूव कर गए थे। तकरीबन 1.5 पौने 2 साल बाद।
तो तो वो फिर आपको ऐसी क्या चीज़ हुई कि यार हालांकि एकेडमिक वाइज आपका माशाल्लाह गोल्ड मेडल था ऑडिट में, लॉ में, तो वो क्या ऐसी रीज़न हुई कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़, एक 360 चेंज आपने विद इन आर्टिकलशिप एक कर लिया? देखिए सर, हर बंदे का इसमें ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, साइकी डिफरेंट हो सकती है। और मैं हर किसी ये नहीं कहूँगा कि यार ऑडिट बुरी चीज़ है, या ऑडिट मुझे ऑडिट में वो पर्सपेक्टिव नज़र नहीं आया जो मुझे टैक्स में नज़र आया। वो आप जैसे आप ऑडिट में आप 15-16 साल से ऑडिट कर रहे हैं, अभी भी ऑडिट में नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं, मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारी डिस्कशन हो रही होती है। लेकिन मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। मैं जब ऑडिट, ऑब्वियसली जब एक बच्चा कैफ क्वालिफाई करता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी तो होती है कि यार मैं ऑडिट में ही जाऊँ, और उसमें भी पहली प्रायोरिटी होती है कि यार मैं बिग फोर में जाऊँ, और उसमें भी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं पीडब्ल्यूसी में जाऊँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ऑडिट में था, मैंने तकरीबन 1.5-2 साल ऑडिट में गुजारे, मैं 1.5-2 साल में जो है ना थोड़ा बोर्ड फील करने लग गया, इवन तो कि आई एम इन द ऑडिट। रीजन बीइंग व्हाट आई फील कि यार मैं जिस भी क्लाइंट पे जाता हूँ वहाँ पे कार्रवाई ढल चुकी है, वहाँ पे मर्डर हो चुका है। एज अ ऑडिटर मुझे पोस्टमार्टम करना है, तो अगेन ये मेरी फीलिंग थी, मैं इसको गलत नहीं कर रहा, लेकिन मेरी फीलिंग थी कि यार मैं कुछ ऐड नहीं कर पा रहा वैल्यू। मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है, फलाना फ्रॉड बिजनेस, ये वो सब कुछ हो चुका है, मैं सिर्फ उसका एक रिव्यू कर रहा हूँ, मैं उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। तो व्हाट आई फील कि यार दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। मैं लीगल साइड पे थोड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं टेक्निकल साइड पे थोड़ा स्ट्रांग हूँ, तो मुझे किसी लीगल सब्जेक्ट में जाना चाहिए, एंड देन आई मूव टू दी टैक्स। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक मेरा पर्सपेक्टिव है। स्टूडेंट मुझसे बहुत सारे लोग अक्सर फर्म में आने से पहले या फिर फर्म में आने के बाद भी लोग कहते हैं कि सर मैं फलां डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे उस काम में बड़ा मजा आता है, मैं फलां डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, मुझे उस काम में मजा आता है। मैं कहता हूँ ये तो आपने कंक्लूड ही कैसे कर लिया कि आपने आपको उस काम में मजा आता है, अभी तो आपने वो काम किया ही नहीं है। जब तक, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो एडवाइजरी हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, कम से कम आप 1 साल 9 महीने साल गुजारते नहीं हो ना एक डिपार्टमेंट में, यू कैन नॉट जज योर सेल्फ कि यार वाकई आप इस चीज़ के लिए बने हो ना बने हो। वैसे बचपन में हम सबकी ख्वाहिश होती थी, अगर हम यहाँ जितने भी लोग बैठे, मैं आपसे पूछूंगा तो हम सब बचपन में सोचते थे कि साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और आज इन दी एंड फाइनेंस प्रोफेशन में बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से फाइनेंस प्रोफेशन में भी आगे कहाँ एक्सेल करना है, यस हमारी एक प्रेफरेंस हो सकती है कि मुझे टैक्सेशन में जाना है, ऑडिट में जाना है, एडवाइजरी में जाना है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे अपनी वो क्या कहते हैं, मेरी अर्ज कहाँ फील होती है, मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ आती है, वो अल्टीमेटली पता चलता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर इदारे में या डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हो। तो हालांकि ऑडिट में आना, केपीएमजी में आना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा, और मैं, अच्छा हमारे, मुझे याद है हमारे टाइम पे ना क्या होता था। अब तो खैर वो बहुत ज़्यादा बच्चा बढ़ गया है, उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा कंपटीशन या इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हुआ करती थी। तो टैक्स ना ऑडिटर को या ऑडिट के बच्चे को सजा देने के लिए धमकाया जाता था कि यार तुम अगर ऑडिट में सही काम नहीं करोगे ना तो तुम्हें टैक्स भेज देंगे, तुम सही काम। और ऐसा होता था कि जो काम नहीं करते थे, 2 नंबरियां करते थे, छुट्टियां करने इस तरह से, तो उनको एज अ सजा के तौर पे जो ना आईटी में भेज दिया या टैक्स में भेज दिया। मैंने जब अपनी आर्टिकलशिप के दरमियान ही सीए क्वालिफाई किया और 2-4 महीने में फील किया कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा ऑडिट में मजीद रहने का, और मैंने अपने सीनियर मैनेजर से डिस्कस किया तो ही वॉज शॉक कि यार हम लोगों को धमकियाँ देते हैं टैक्स में भेज देंगे, और तुम खुद से आगे मुझे कह रहे हो कि मुझे टैक्स में जाना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, बिजनेस परस्पेक्टिव से लॉन्ग टर्म में सोचा, और फिर अकॉर्डिंगली मैंने डिसीजन लिया। तो अगेन और बहुत सारे कोलीग से, सीनियर से, जूनियर से, दोस्तों से, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो जो एडवाइजरी में है दे आर डूइंग वेरी वेल। जो रिस्क एडवाइजरी में है, जो ट्रांजेक्शन एडवाइजरी में है, जो टैक्सेशन में है, जो और ये फॉरेंसिक वगैरह की साइड पे, दे आर हैप्पी, दे आर अर्निंग गुड, दे आर सक्सेसफुल एट देयर प्लेस। तो इट डिपेंड्स कि आपका मूड क्या है, आपका मिजाज किस तरह का है, और फिर आप अकॉर्डिंगली उस चीज़ में आगे परस्यू करते हो। नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँ कि यार देखें, अब ये जो आपके 3 साल या 3.5 साल हैं, और इसमें एक जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो ये कि खुदा ना खास्ता अगर फर्म में नहीं भी होता है तो यू हैव द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ना, कि यार आप 18 महीने जो है वो पढ़ाई वाला जो एक मॉडल है कि आप पढ़ाई करो, पेपर दो, और उसके बाद आप 1 साल 2 साल बाद ट्राई कर लो, सो यू स्टिल हैव अ बैकअप प्लान, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सर तहा आप नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच रहते हैं यार, पीआरसी से वो बच्चा जो होता है वो एक अटैच आपके साथ रह रहा होता है। नॉर्मली वो आपसे किस तरह की एडवाइस मांगता है, नॉर्मली वो क्या क्वेरी आपसे जनरेट कर रहा होता है रिगार्डिंग आर्टिकलशिप, और क्या नॉर्मली उसके इश्यूज़ वगैरह होते हैं? अच्छा सर, देखिए, वही एक ख्वाब होता है हर बच्चे का, कि मुझे जो है ना अपनी आर्टिकल्स बिग फोर ऑडिट फर्म में ही करनी है। कुछ भी हो जाए, बस मैं जो है वो सीए में इसीलिए आया हूँ कि मैं जो है ना वो केपीएमजी में चला जाऊँ, डिलॉयट में चला जाऊँ, ईवीआई में चला जाऊँ, फर्ग्यूसन्स में चला जाऊँ। और ये बात एक हद तक दुरुस्त भी है। ऐसा ही होना चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप बेस्ट ऑडिट फर्म में लैंड करें, ताकि वहाँ से आपके मज़ीद रास्ते जो है वो खुलें।
तो जनरली बच्चों की यही क्वेरी होती है कि सर उस अच्छी फर्म में कैसे जाना है। देखिए, कुछ क्राइटेरिया, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। बेसिक रूल्स में सच एज मुझे याद है कि हमारे टाइम पर ये देखा जाता था कि भाई आपका एफटीएस नंबर क्या है, कितनी जल्दी आपने कैफ के पेपर्स क्लियर करे हैं। बहरहाल कंसिडरिंग आजकल के जो हालात हैं और जो जिस तरह से सर्कमस्टांसेस हैं, मैं ये बच्चों को जिन्होंने कैफ कर लिया है, ये रिकमेंड नहीं करूंगा। कुछ बच्चे ये बेवकूफ़ी करते हैं, कुछ बच्चे ये बेवकूफ़ी करते हैं कि कैफ कर कर 6-6 महीने और 1-1 साल जो है वो बैठे रहते हैं। भाई क्यों बैठे हुए थे? सर हमने बिग फोर ऑडिट फर्म में अप्लाई किया था, इस बार इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, अब हम वापस से 6 महीने बाद वेट कर कर और अप्लाई करेंगे ताकि हमारा फर्ग्यूसन्स में हो जाए, ताकि हमारा केपीएमजी में हो जाए। तो देखिए, हमें हर चीज़ को कंसिडर करना है, मार्केट के डायनेमिक्स को देखना है। हम तो उस वक्त के हैं जब ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस भी नहीं होती थी, मतलब कि सिर्फ ऑडिट फर्म्स में ही ट्रेनिंग होती थी। और आज अभी मैं परसों आईकेप की अनाउंसमेंट देख रहा था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हम्म वो भी अब जो है वो ट्रेनिंग जो है वहाँ पर भी आप सीए की कर सकते हो। इसी तरह से एसआरबी भी रजिस्टर हो गया, और अभी आईकेप की वेबसाइट में देख रहा था तो तकरीबन तकरीबन 40 अलग अलग ट्रेनिंग आउटसाइड द प्रैक्टिस कंपनीज हैं, जिसमें कुछ लोग, कुछ के तो नाम आप लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली पता होंगे, सच एज यूनिलीवर है या कुछ बैंक्स हैं। बहरहाल 40 अलग अलग कंपनीज ऐसी हैं जो रजिस्टर हो चुकी हैं। हमारे टाइम पर मुझे याद है जब मैंने अपना कैफ किया, मॉड्यूल डी होता था, मॉड्यूल ए बी सी डी क्लियर करते थे उसको, वो इक्विवेलेंट टू कैफ है आजकल के। तो 450 बच्चों ने वो मॉड्यूल डी क्लियर किया था। हम दो दो फर्म्स में हम्म अप्लाई करते थे, और हम ये सेलेक्ट करते थे कि भाई मुझे केपीएमजी जाना है, या जनरली ऐसा होता था कि एक बच्चा ईवाई में है और उसने फर्ग्यूसन्स का भी टेस्ट क्लियर कर लिया, वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे ईवाई में जाना है, मैं फर्ग्यूसन्स में जाऊँ। लेकिन कंसिडरिंग अभी की मार्केट, अभी की सिचुएशन, अभी के डायनेमिक्स, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अब सप्लाई बहुत ज़्यादा है। पिछली अटेम्प्ट में तकरीबन 2000 लोगों ने कैफ क्लियर किया। दोस्तों, मेरी आप लोगों को एक सजेशन होगी, एक भाई की तरह सजेशन होगी कि काइंडली ये गलती नहीं करिएगा कि आप अपने 6 महीने और साल ज़ाया करें सिर्फ इस आस में बैठे रहें कि भाई मैं 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई करूंगा तो मेरा बिग फोर ऑडिट फर्म में हो जाएगा। नहीं, आपने हम्म 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 हम्म, हम्म। ठीक है, आपने कोशिश जरूर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो बिल्कुल ही वहां पर ट्राई ना करें, आप बिल्कुल कोशिश करें। बहरहाल अगर आपका नहीं होता तो आप इस चीज को जरूर कंसिडर करेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। आप 10-15 कंपनीज की, जो टॉप कंपनीज हैं, 10-15 जो टॉप ऑडिट फर्म्स हैं, उसकी लिस्ट बनाएं, उधर अप्लाई करें। अगर आपको एक मुनासिब जगह से भी, बहुत बेस्ट नहीं, बहुत ही बेहतरीन नहीं, लेकिन अगर एक मुनासिब जगह से भी आपको आ जाता है ऑफर लेटर, आपको ज्वाइनिंग की कॉल आ जाती है, मेरे ख्याल में एट द पॉइंट आपको अपनी आर्टिकल शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ये 3.5 साल की जर्नी आप अपनी कवर करोगे। और इवेंचुअली मुझे जो मेरा अंदाजा है और जो टेक्निकली होता है वो ये है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म फर्म का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आप एसीए एफसीए बन गए, उसके बाद शायद 10 या 15 साल बाद आपके भी उतने ही कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आपकी भी उतनी ही पीआर होती है जितनी किसी और की होती है। हाँ, इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करने हैं। बहरहाल ये मेरा एक कंक्लूसिव, एक आप लोगों को मशवरा है कि कंसिडरिंग दिस फैक्ट काइंडली अपने 6 महीने या साल हरगिज जाया नहीं करिएगा। हाँ नहीं सर, हाँ थैंक यू सो मच यार कि आपने एक अच्छा इनपुट दिया इसमें और एक बड़ी ज़बरदस्त गाइडेंस दी बच्चों को। नॉर्मली जो बच्चे ये गलती करते हैं वो ये गलती ना करें यार। देखिए मैं एक इसमें एक आखिरी चीज़ जो इसमें ऐड करूँगा वो ये करूँगा, जो आप ये पूरी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं ना यार आप इमेजिन नहीं कर सकते इसके अंदर मतलब कितनी चीज़ें हैं ना। इसके अंदर लॉ भी है, इसके अंदर टैक्स भी है, इसके अंदर अकाउंटिंग भी है, फिर इसके अंदर ऑडिटिंग भी है, फिर इसके अंदर अगर आप सेक्टर्स देखें तो फिर आप रियल एस्टेट में भी काम कर सकते हैं, आप ऑयल एंड गैस में भी काम कर सकते हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। आर्टिकलशिप आप 3 साल की कहीं से या ट्रेनिंग अगर आप कहीं से करते भी हैं तो वो एक सिर्फ एक लर्निंग कर्व है यार, आपका एक ट्रेनिंग टाइम है ताकि आप थोड़ी बहुत एक प्रोफेशनल चीज़ हासिल करें और पेपर दे सकें। उसके बाद जो है वो मैंने अक्सर देखा है कि यार वो चीज़ें जो है, इवन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हो और ऑडिट फर्म से वो अपनी आर्टिकलशिप कर भी रहे हो, लेट से पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, बीडीओ, जीटी, कहीं से भी आप फर्म में परस्यू नहीं करते, आप इंडस्ट्री मूव कर जाते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री के बाद जो है वो आर्टिकलशिप करने के बाद जो है वो फर्म में आर्टिकलशिप करने के बाद इंडस्ट्री मूव कर जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि फर्म में आर्टिकलशिप नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कर रहे होते हैं और बैंकिंग सेक्टर पे करने के बाद वो नॉर्मली जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में अपना करियर परस्यू कर रहे होते हैं। तो यार लाइफ जो है वो आपको बहुत सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आगे देगा। 3 साल एक लर्निंग है और इसमें प्राइमरी पर्पस ये होना चाहिए कि थोड़ी बहुत काम कैसा होता है प्रोफेशनल फर्म में, थोड़ी बहुत पीआर बनाना, नेटवर्किंग करना, एंड देन आपने जो है वो अपने पेपर्स को है क्वालिफाई करना है। जो सेकंड चीज़ जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यार वो
इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेंगे कि यार हम एक अच्छी सी प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद हम एक काम ये करते हैं कि उसके ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे फॉलोअप वगैरह करते रहें और वहाँ पे जाके हम इंटरव्यूज़ वगैरह दें। अगला जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि यार जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो नॉर्मली मेजॉरिटी बच्चा, मतलब जिसको PwC से कॉल आती भी है, या PwC या KPMG या EY या यूसुफ आदिल, GT BDO से कॉल आती भी है, अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू में क्या कहते हैं फेल हो जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है। और उसका रीज़न ये होता है कि वो हमारी नॉर्मली जो है, हम एक आदत हमारी ये हो चुकी है कि हम इतनी एक मायूस कौम हो चुके हैं और इतनी फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में जा चुके हैं कि हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी लगती है कि यार हमें कॉल आएगी नहीं, ठीक है। और हमें जब कॉल ही नहीं आएगी तो फिर हम शॉर्टकट वाले लोग भी हैं कि जब कॉल ही नहीं आएगी तो मैं तैयारी आज बैठ के क्यों करूँ, जब कॉल आएगी तब तैयारी करूँगा। यार ऐसा ना करें, अपॉर्चुनिटी जब नॉक करेगी तो टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपेयर करने का। इन चीज़ों के ऊपर तो अभी से ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के अंदर अगर मैं आपसे 2 से 3 एक बेसिक चीज़ कहूँ कि यार ये बहुत एक बेसिक चीज़ होती है, और अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, आप यकीन करें आप दुनिया का कोई भी इंटरव्यू जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये रखें कि अगर आप किसी भी फर्म में या इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि यार एक एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी एक अच्छी तैयारी करके रखें, उसकी एक अच्छी रिहर्सल करके रखें। कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपने कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे एक सिंपल सा सवाल कहता है कि यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सही है, बहुत सा बच्चा उस पहले सवाल के अंदर इतने, मतलब उस सवाल से भी पहले जब हम रूम में आ रहे होते हैं या फिर हम कह रहे होते हैं कि जी कैन आई सिट, सही है, या फिर हम नॉक कर रहे होते हैं, या फिर हम जो पहला इसको हेलो या सलाम कर रहे होते हैं, वो इंप्रेशन ही आपका ऐसा होता है कि वो जो इंटरव्यूअर है वो उसी वक्त डिसाइड कर लेता है यार कि मैंने इसको पास करना है कि फेल करना है। मैं आपको 70% जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो इसी बेसिस पे कि एट द मोमेंट यू एंटर द रूम, सही है, वो वहाँ पे डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमने इसको पास करना है कि फेल करना है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है यार, कोशिश करें कि उसको स्ट्रॉन्ग रखें। सेकंड चीज़, जब वो आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे, देखिए टेक्निकल साइड एक बिल्कुल अलग है। अगर वो एक बेसिक सवाल आपसे पूछता है कि यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सही है, नॉर्मली बच्चा वहाँ पे क्या करता है, वहाँ बच्चे की मैट्रिक में 8th में 7th क्लास में 6th क्लास में क्या परसेंटेज आई थी वो तक बता रहा होता है। या जब वो आपसे आपके बारे में पूछ रहा है, एकेडमिक अगर आप बता भी रहे हैं तो कोशिश करें कि यार एकेडमिक के साथ साथ आप थोड़ी सी कोशिश से ये कर लें कि अपनी कोई अच्छाई बता दें यार, कोई अच्छे एडजेक्टिव यूज़ कर लें। जब तक आप अपने अच्छे एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे आपको सामने वाला कभी भी सेलेक्ट नहीं करेगा, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट होता है कि जी मैं जो हूँ वो FTS 34 का हूँ और कैफ क्वालिफाइड हूँ, एक स्टेटमेंट ये भी है, ये सादा खुशबू स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट के साथ आप कोशिश करें कुछ अच्छे एडजेक्टिव लगा दें। फॉर एग्जाम्पल आप कह दें यार कि मैं हाईली मोटिवेटेड और एनर्जेटिक स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना कैफ जो है वो क्वालिफाई करा है विदिन 3 अटैम्प्ट या विदिन 4 अटैम्प्ट या विदिन 5 अटैम्प्ट। सेकंड चीज़, आप ऑल्टरनेटिवली अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा ये तो वो बच्चा है जिसका कैफ क्वालिफाई हो गया, कैफ में उसके अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको इंटरव्यू कॉल आई है और उसका कैफ क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, 1 या 2 पेपर अगर उसके रहते हैं, तो वो भी एक अच्छा एडजेक्टिव यूज़ कर सकता है। वो उस नेगेटिव को इस तरीके से पॉजिटिव में कर सकता है कि जी मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल मैं 5th FTS 35 या FTS 40 का हूँ और मेरे पास जो है वो कैफ जो है मैं पार्शली क्वालिफाइड हूँ, मेरे से 2 पेपर रहते हैं और मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ और एनर्जेटिक हूँ और मुझे मालूम है और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि यार मैं ये पेपर इस टाइम में पास कर लूँगा। तो आप अपनी वीकनेस को किस तरीके से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। एक होता है आपने सादा खुशबू स्टेटमेंट दे दिया, एक होता है कि उस स्टेटमेंट के अंदर अगर वो भले नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके अंदर कोशिश करें कि यार कुछ अच्छे एडजेक्टिव यूज़ कर लें, सही है। और कोशिश रखें, और एक सिंपल दूसरी टेक्निक याद रखें कि हमेशा आप ये सोचें कि यार अगर मैं सामने वाले से ये सवाल पूछूंगा, देखिए वो ऑडिटर बैठा हुआ है, अगर सामने वो आपका बंदा इंटरव्यू ले रहा है, वो ऑडिटर है, उसको एक ही चीज़ सिखाई गई है, स्केप्टिकल कोरबरेटिव, सही, उसके अलावा उसको कोई तीसरी चीज़ नहीं सिखाई गई है। वो आपके सवाल से हमेशा कोई दूसरा सवाल निकालेगा। तो अगर आप उसको ये बोलेंगे यार मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ कि मैं ये 2 पेपर जो मेरे रहते हैं मैं उसको बड़ा आराम से पास कर लूँगा, वो आपसे अगला सवाल यही पूछेगा कि यार तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो, और अगर तुम्हें वाकई लगता है कि जी तुम अगर तुम पास कर जाओगे तो तुम पहले टाइम में फेल क्यों हुए। अब ये वो चीज़ होती है कि सामने वाला बंदा अगर प्रिपेयर्ड नहीं होगा ना इन सवाल के ऊपर तो वो डेफिनेटली ब्लंडर ही मारेगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप सवाल बनाए ना, हमेशा मैं बच्चों से एक चीज़ कहता हूँ, यार इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, ये आपकी फील्ड है, आप उसको जैसे चाहें वैसे लेके जा सकते हैं, सही है। जिस तरीके से आप चाहें ना, जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है उस डायरेक्शन में आप इंटरव्यूअर को लेके जा सकते हैं और वो उसी से सवाल निकालेगा। उसके पास मुश्किल से गिने जो है प्री डिफाइंड कोई 8-10 सवाल होते हैं, वो उनको फिक्स करने की कोशिश करेगा, बट इट्स यू जो कि डिटरमाइन करेगा और डिसाइड करेगा कि मैंने इंटरव्यू को किस तरीके से लेके जाना है। कोशिश करें कि जो 8-10 सवाल हैं उसकी प्रैक्टिस करें
और उस 8-10 सवाल में क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो पूछें। नॉर्मली सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी वो जब आपसे सवाल कहता है कि जी आप जीटी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप यूसुफ आदिल क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको किसी और अच्छी फर्म से कॉल आ गई तो क्या आप जाएंगे नहीं जाएंगे, बच्चा इन सवालात के ऊपर प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो कोशिश आप क्या करें कि जिस फर्म में जा रहे हैं अभी से अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो साथ साथ उस लिस्ट के साथ साथ थोड़ा सा ये असेस कर लें कि यार यहाँ पे हमारे पास ये फर्म जो है कौन सी फर्म है, इसके पास कौन से क्लाइंट्स हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इनकी और कौन कौन सी नेटवर्क फर्म है, क्या ये वाकई में एक अच्छी फर्म है, कि इनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, दोस्तों यार से पूछते थोड़ा सा कौन से क्लाइंट्स हैं इनके पास, कौन सा सॉफ्टवेयर ये यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत कोशिश करें कि यार उसके ऊपर कितने फर्म में पार्टनर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी अपने बैक एंड पे ना इन रिसर्च को और इन स्टडीज़ को साथ साथ रखें और कोशिश करें कि यार अगर मुझसे पहला सवाल पूछा जाएगा तो मैं इसका ये जवाब दूंगा। इस जवाब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आपने एडजेक्टिव्स अच्छे यूज़ करने हैं और फिर उसके बाद अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो इस पर ये फॉलोअप क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर ये फॉलोअप क्वेश्चन होंगे तो मैं इन फॉलोअप क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके से आंसर करूँगा। और सेकंड चीज़ ये होगी है कि टेक्निकल क्वेश्चन के लिए भाई थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दे, थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर दे। पेपर से पहले एंड सारा देख के जाते हैं, स्ट्रेस में रहेंगे तो कभी भी आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें थोड़ा बहुत रोज़ का देख लें, एक दिन एक चैप्टर देख लिया अकाउंटिंग का, थोड़ा सा ऑडिट का चैप्टर देख लिया, कुछ स्लाइड्स वगैरह देख ली, स्मार्ट हैंडआउट्स काफ़ी अच्छे हैं यार, 1 पेजर समरीज जो है उसको एक बार आपने घुमा ली। सिर्फ की कॉन्सेप्ट आपने डिलीवर करना होगा, कोई कैलकुलेशन करके उसको आपने नहीं देनी होगी। तो कोशिश करें, अगर मैं उसको समराइज़ करूं, फर्म की लिस्ट बनाएं, इंडस्ट्री की लिस्ट बनाएं, थोड़ा सा असेस करें, लोगों से डिस्कस करें, उसके बाद जो है उन फर्म्स के बारे में मजीद मालूम करें कि फर्म कहाँ है, कितने पार्टनर्स हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं इनके पास, जो लोग हैं वहाँ पे कौन से लोग हैं, कोई म्यूचुअल कनेक्शन निकल आ सकता है, पूछो इस फर्म के बारे में क्या है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है उससे पूछो यार कि इंडस्ट्री में काम करो, तुम्हें कैसा लग रहा है इंडस्ट्री में काम करके, तुम्हारे पास अगर तुम ऑडिट का पेपर देने जा रहे हो तुम्हें स्ट्रगल तो नहीं हो रहा, अगर तुम अकाउंटिंग या टैक्स का पेपर देने जा रहे हो और तुम इंडस्ट्री में बैठो तुम्हें स्ट्रगल तो नहीं हो रहा। कोशिश करें सारे फैक्ट्स क्यूमुलेट करें, चेक करते रहे उनके वेबसाइट्स पे कि कोई इनके पास ओपनिंग आई हुई है कि नहीं आई हुई है। साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करें। ये जो आपके पास हफ्ता 10 दिन 15 दिन है, आप कोशिश करें, आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। अगर आप इस आसरे पे बैठे हुए होंगे या फिर ये माइंडसेट रखेंगे या फिर ये मायूसी रखेंगे यार कहीं से कॉल नहीं आएगी और जब आएगी तब देखा जाएगा, तो ये आप अपना ही नुकसान करेंगे। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप इंटरव्यू में पूछना चाहते हैं मेरे बच्चों? हम कोशिश ये करेंगे यार कि कुछ अच्छे सैम्पल आंसर्स होंगे ना, वो आप लोगों से हम शेयर भी कर देंगे। जो हमारा अगला एजेंडा है वो है न्यू स्कीम के ऊपर, मिक्स पेपर के ऊपर और आर्टिकलशिप के ऊपर। तो सर एमक्यू आप और सर ताहा आप थोड़ा बहुत इस पर यार लीड लेते हैं प्लीज़। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को तो वैसे ये जो हमारे पास न्यू स्कीम में मल्टीपल ट्रेनिंग के ऑप्शंस हैं, इस हवाले से बहुत डिटेल में नहीं लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों ट्रेनिंग ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस करूं, इसके अंदर जो माइनर लेवल की बारीकियां हैं, डिटेल्स हैं, उनको भी डिस्कस करूं, और फिर कौन से ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करें। और फिर अगर आपके कोई सवाल वगैरह भी होंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। देखिए, एक तो हमारे ट्रेनिंग का जो है वो एक कन्वेंशनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड है कि हम किसी भी फॉर्म से जो है ना अपने आप को एज अ ट्रेनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड करवाएं। 3.5 साल की हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी और इस 3.5 साल की आर्टिकलशिप में 1.5 साल के बाद जो है 1 साल के बाद जो है 12 महीनों के बाद जो है हम अपने CFEP के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई बच्चा 1 जून से पहले या 1 दिसंबर से पहले अपनी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके पास अफेक्टिवली 3.5 साल के अरसे में 5 अटेम्प्ट बनती है। शुरू के 12 महीने वो कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता और फिर 6 महीने की फ्रीक्वेंसी से जो है ना वो अपने CFEP के पेपर्स अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये तो हमारे कन्वेंशनल मेथड है। 2 नए ट्रेनिंग के ऑप्शन हैं जो कि ICAP ने अपनी इस स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करें। जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि आप 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करें। अगर आप किसी फर्म के साथ 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट करते हो तो फिर आप उस 2.5 साल के अरसे में कोई पेपर नहीं दे सकोगे। और वंस आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आप अपने CFEP के और जो केस स्टडी वाला पेपर है उसके लिए अपेयर हो सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम अभी फर्म की इंडक्शन के लिए ना जाएं और CFEP के पेपर से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर ICAP ने ना एक बेसिकली लोअर ऑफ वाला रूल अप्लाई किया है कि वंस आपके CFEP के 4 पेपर क्लियर हो जाएं या फिर 2 साल गुजर जाए विच एवर इज अर्लियर, जो भी इन दोनों में से पहले काम हो जाएगा, देन यू आर नाउ बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग्स। अच्छा, यहाँ पर एक बारीकी जो मैंने FAQs में पढ़कर आइडेंटिफाई की कि अगर मेरे 4 पेपर CFEP के क्लियर हो जाते हैं या मेरे 2 साल गुजर जाते हैं तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि मैं अब फर्म के लिए अप्लाई कर सकूं। लेकिन स्टिल लाजिम नहीं है कि मैं फर्म के लिए अप्लाई करूं।
अगर मैं पहले 6 पेपर्स कंप्लीट करके फिर फॉर्म में जाना चाहता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो 4 पेपर सीफेप के पास हो या 2 साल गुजर जाए, विच एवर इज अर्लियर, दिस मेक्स यू एलिजिबल टू नाउ अप्लाई फॉर द फॉर्म। लेकिन इफ अ स्टूडेंट सेज कि यार मैं पहले सीफेप के 6 पर्चे पास कर लूं और फिर उसके बाद फॉर्म में जाऊं, तो वो ये भी कर सकता है। ये 4 पेपर और 2 साल उसको एलिजिबल बना देंगे कि फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। हाँ, फॉर्म में जाने से पहले आप केस स्टडी वाला पेपर नहीं दे सकोगे। केस स्टडी वाले पेपर के लिए लाजिम है कि आपने जो है ना कम से कम 12 महीने फॉर्म में काम कर लिया हो। तो ये 3 ऑप्शन है फॉर्म के जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अगेन अब जो मैं बात करने लगा हूं वो मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो ग्राउंड रियलिटी से, जो कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज है उनको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर उसकी बेसिस पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमें इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए। देखिए सर, इब्राहिम ने जैसे बात की शुरू सर में। सॉरी, मेरा मेरा सॉरी सर, मेरा एक सवाल है। सॉरी, मेरा एक सवाल है इसमें, जो आप ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। पहले जो नॉर्मली हमारे पास ये होता था कि यार बच्चा कहता था यार मैं फॉर्म में रजिस्टर्ड हुआ नहीं हूँ, और चूँकि फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूँ तो मेरा जो है वो साल काउंट ही कब होगा जब मेरा फॉर्म से रजिस्टर्ड हो जाऊँगा मैं। अब जो है, और उसके बाद वो फिर क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा होता था। मेरे ख्याल से अब वो चीज़ रेलिवेंट नहीं रही है। मतलब अब तो ये चीज़ है कि यार बच्चे ने, चाहे उसका फॉर्म में हो या फॉर्म में ना हो, ही इज़ एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम्स। एक ये यस ऐसा ही है, लेकिन जहां पर ये तीनों ऑप्शन ट्रेनिंग के डिफाइन किए गए ना, उसी के नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि ऑप्शन 1 2 3 वन सेलेक्टेड शेल बी इररिवोकेबल। कि अगर आपने डे 1 से ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट कर लिया तो इसका मतलब है फिर आप इसको रिवोक, इस नोट की बेसिस में मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ। अगेन आईकेप से इससे थोड़ी डिटेल में क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इस नोट की बेसिस पे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि वंस अगर मैंने 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग या नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेनिंग या ये वाला मेथड ऑप्ट कर लिया तो फिर मैं इस ऑप्शन को रिवोक नहीं कर सकता। एक जगह पर ना आईकेप के एफएक्यूज में ही मुझे एक सवाल दिखा था, हाँ, कि कैन अ स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेनिंग स्कीम एंड अपेयर इन एग्जाम्स व्हाइल वेटिंग टू गेट इंडक्शन इन द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से सर इब्राहिम एग्जैक्टली आप ना ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक बच्चा ट्रेनिंग स्कीम के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है कि भाई मैं पहले आर्टिकलशिप के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसकी इंडक्शन नहीं हो पा रही, तो क्या वो क्या कहते हैं एग्जाम के लिए वो अपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी थोड़ी सी एक एब्सर्ड चीज है कि इस सवाल को आईकेप ने प्लॉट किया, यानी कि आईकेप ने समझा कि ये इस तरह की पोटेंशियल क्वेरी आ सकती है। इसके जवाब के लिए वो कह रहा है कि प्लीज रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8.1। और जब मैं 8.1 पे जाता हूं ना, तो 8.1 में कोई इंटायरली डिफरेंट ही बात हो रही है। 8.1 में उस सवाल से पटे कोई बात ही नहीं हो रही। तो दिस इज समथिंग कि जो कि मैं कह सकता हूं कि अभी मुझे एफएक्यूज में वो चीज़ अनआंसर्ड लगी। आईकेप से मैं ये चीज़ स्टूडेंट को या हमें इस चीज़ को पूछना पड़ेगा कि अगर एक बच्चा कहता है भाई मैं 3.5 साल वाली आर्टिकल्स के लिए जा रहा हूँ या मैं 2.5 साल वाली आर्टिकल्स के लिए का ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आर्टिकल्स ही नहीं स्टार्ट होती, उसको फॉर्म में कहीं पे इंडक्शन नहीं मिलती, तो क्या वो सीफेप पे पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये जो है ना एफएक्यू के अंदर अभी आंसर नहीं हुआ। इवन दो कि वो सवाल प्लॉट किया लेकिन उसका आंसर इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जहां पर ये 3 ट्रेनिंग के ऑप्शन हैं उसमें एक नोट डाला हुआ है कि जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन इररिवोकेबल होगा। तो फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई गेट या व्हाट आई इंटरप्रेट कि अगर मैं 3.5 साल वाला या 2.5 साल वाला अगर ऑप्शन ऑप्ट कर लेता हूं खुद ही कि मैं इन दोनों में से किसी एक जगह पर जाऊंगा, तो फिर मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैं तीसरा वाला ऑप्शन ऑप्ट करता हूं कि मैं सीफेप के 4 पेपर पास करने या 2 साल गुजारने के बाद फॉर्म में जाऊंगा, तो डेफिनेटली वो जो है ना फिर वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा होगा, पहले वो फॉर्म में अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, मैं ये ओके, बात कर सही रहा था है। कि थोड़ा सा हमें इस स्कीम के पीछे की साइंस समझनी है, क्यों ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाई गई, इन सारी चीज़ों की साइंस समझेंगे तो देखिए थोड़ी हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पता होंगी। जैसे सर इब्राहिम ने अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट की कि यार वी शुड गोल फॉर द बेस्ट, हमें बिग 4 में जाना है, हमें फर्गोसस में जाना है, हमें ऑडिट में जाना है। लेकिन ये सारी हमारी ख्वाहिशात हो सकती है और एज अ मुस्लिम, एज अ इंसान हम इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो रिजल्ट देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। हम अपने पार्ट पे अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। लेकिन द थिंग इज कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में पैदा होना आपके कंट्रोल में नहीं था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पैदा हो गए और हमारी पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, हमारी जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, वैसे तो एज अ इंसान, एज अ माशरा सब कुछ हमारे कंट्रोल में, लेकिन एज अ इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी डिस्कशन होते होते मैं थोड़ा ट्विटर देख रहा था तो पता चला कि 27वीं तरमीम भी पास हो गई है और मार्शल लॉ फॉर लाइफ अपॉइंट हो गए। नाउ दिस इज समथिंग कि शायद अगेन इसमें व्यू सबका डिफरेंट हो सकता है, बट दिस इज समथिंग कि मैं इस चीज़ से नफरत करता हूँ कि यार ये क्या हो रही है, लेकिन स्टिल ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो इसी तरीके से जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते ना होते या सीए में हो, तो किस फर्म में जाते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, बहुत सारी जगहों पर हमारी ख्वाहिशात और हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए
आईकेप ने देखा कि यार वक्त के साथ साथ सप्लाई बढ़ रही है, पाकिस्तान में बिजनेसेस कम होते जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिकल सिचुएशन है, और एक बच्चों का सारे स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बढ़ रहा है कि यार ये 1500-2000 बच्चा कैफ क्वालिफाई हो रहा है, तो ये कहाँ एडजस्ट होगा। तो आईकेप लुक फॉर द सोल्यूशन, जो कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन था, कि उन्होंने इंडस्ट्री आर्टिकल्स का ऑप्शन ऑप्ट किया। हम शुरू में 5-10 इंडस्ट्रीज थी, आज सरताहा ने बताया कि 40 के करीब इंडस्ट्रीज ऑप्शन ओपन हो गए, फर्म्स अब डिफरेंट इधर डिपार्टमेंट्स सर के अंदर। 80 है, पहले तो 80 सिर्फ, है सॉरी सर, टू करेक्ट, 80 है तकरीबन। सो मैं 80 के 78 करीब, तो अगर क्योंकि 80 के मेरी करीब एक, आईकेप ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेट कर दी है। फर्म में भी पहले सिर्फ ऑडिट में इंडक्शन होती थी, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो आईकेप अपने पार्ट पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कर रहा है, लेकिन वो अपने पार्ट पे जितना कर सकता था वो करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी की कोई फेवर नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट ये समझना है, हमें एज अ पाकिस्तानी, हमें एज अ इंडिविजुअल ये समझना है कि देखें कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो आईकेप के कंट्रोल में भी नहीं है। अब इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुझे, अगेन दिस माइट बी अ डिप्रेसिंग, या दिस माइट बी अ शोइंग द मिरर ऑन द फेस, कि हर दफ़ा 6-6 महीने में कैफ में 2-2 हज़ार के करीब अब कैफ का बच्चा क्वालिफाई हो रहा है। फर्म में और इंडस्ट्री में 2-2 हज़ार बच्चा इनटेक नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 2-2 हज़ार बच्चा इनटेक हो पाए। तो आईकेप ने, क्या आप पहले सीफैप के पेपर्स दे दो और उसके बाद फिर फर्म में चला जाना। ऑब्वियसली ये इस वैक्यूम को, इस बच्चों को कैटर करने के लिए है कि जो इंडस्ट्री में या फर्म में जगह ना होने की वजह से नहीं जा पा रहा, वो बैठा ना रहे, वो जाया ना हो, वो अब सीफैप के पेपर्स अटेम्प्ट करे। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूं कि अगर आज 2000 बच्चा कैफ में क्वालिफाई हो रहा है और उनकी इंडक्शन नहीं हो पा रही, और वो बच्चा अगर सीफैप के पेपर की तरफ जाता है, यानी कि तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ जाता है, तो आज से 2 साल के बाद फिर वो 2000 नहीं, वो 2500, 3000 बच्चा होगा जो कि सीफैप के इंडक्शन के लिए होगा। क्योंकि हर 6 महीने में कैफ के साइकिल में तो 2-2000 बच्चा, 2500 बच्चा आ ही रहा होगा। फिर एक बच्चा वो भी गैदर होना शुरू हो जाएगा जो कि 4 पेपर ऑप्ट कर रहा होगा और वो फॉर्म में अप्लाई कर रहा होगा। तो फॉर्म में अप्लाई करने वाले या इंडस्ट्री में अप्लाई करने वालों की जो लोगों की तादाद है, वो 2000 से और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मसला मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बस एक सनी प्लास लगा दिया है कि 2 साल किसी तरह से डेफर कर दें हम बच्चों को। लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए अब मैं जो अपनी सजेशन देना चाह रहा हूं वो इसीलिए कि आई वुड सजेस्ट कि आप पहले दूसरे ऑप्शन में आपको जो फॉर्म ऑप्शन दे, आप उस ऑप्शन की तरफ जाओ। देखिए, फर्म्स मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी ज्यादा इन ऑप्शंस को इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रही होगी, इतना ज्यादा इन ऑप्शंस के हवाले से इंडक्शन ऑफर कर रही होगी। फर्म अपने कन्वेंशनल तरीके से ही इंडक्शन ऑफर करेगी कि हमारे पास आओ चुप करके 3.5 साल के लिए, 1 साल बाद तुम्हें पेपर्स की लीव्स देंगे, 1 साल के बाद तुम पेपर देना शुरू कर देना। तो आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप इसी तरह की फर्म में अप्लाई, मतलब आप पहले, तो मैं कह रहा हूं कि आप अप्लाई करें फर्म में, इंडस्ट्री में, बिग 4 में, बिग 10 में, बिग 20 में, जहां भी हो जाए ना, यू शुड गो फॉर इट। बिग 4 क्या बिग 10 का भी वेट करने की मैं तो सजेशन नहीं दूंगा। जिस तरह की सिचुएशन, जिस इवन फर्स्ट अटेम्प्ट कैफ क्वालिफाइड में बच्चों को जानता हूं जिनकी 3-3 4-4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए जिनकी फॉर्म में इंडक्शन नहीं हुई। तो अगेन मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल रिलेटिव्स बताने के लिए कह रहा हूं कि आपका जहां भी हो, पहले ऑप्शन में हो, दूसरे ऑप्शन में हो, यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शन। और वर्स्ट केस सिनेरियो के अगर नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन 3 की तरफ जा रहे होंगे। इन केस के अगर कोई फॉर्म इंडक्शन ओपन करती है कि भाई हम सीए के ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लेकिन हम उन ट्रेनिंग्स को लेंगे जो 2.5 साल वाला ऑप्शन पिक करते हैं, यानी कि हमारे पास आने के बाद 2.5 साल तक तुम कोई पेपर नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि कोई इसमें हर्ज नहीं है। जहां पहले आप, अच्छा मैंने जब आर्टिकल्स की थी तो हमारी आर्टिकल्स में 1.5 साल बाद अटेम्प्ट बनती थी। अब आईकेप ने वो 1.5 साल वाला पीरियड 1 साल का कर दिया। तो 1.5 साल की जगह अगर 2.5 साल के बाद आपको पेपर देना पड़ जाता है और एक अच्छी जगह है, तो मुझे कोई इतना बहुत ज्यादा डैमेज नजर नहीं आता। मैं अगेन ये नहीं कहूंगा दिस इज नॉट आइडियल सिनेरियो, कोई जन्नती सिनेरियो, ये कोई 100% परफेक्ट हो रहा है जैसा आपने सोचा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए हम अकॉर्डिंगली आगे मूव करना पड़ेगा। तो जो भी आपको आर्टिकल का ऑप्शन मिले, पहला ऑप्शन वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई, देखिए दूसरा ऑप्शन आप अपनी मर्जी से, मेरा नहीं ख्याल पिक कर सकते हैं, फर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फर्म आपको कहती है कि भाई हमारे पास आओ, 2.5 साल के लिए कोई पेपर ना देना, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन ऑप्ट कर रहे होंगे। और फिर वर्स्ट केसेस में होगा कि अगर आप नहीं, आपकी इंडक्शन हो पा रही, तो फिर आप पहले सीफैप के पेपर्स वगैरह में अपेयर हो रहे होंगे। थोड़ा सा अगर मैं पेपर्स के हवाले से डिस्कस करूं, तो हमारे पास पुरानी स्कीम में जो सीफैप के 6 सब्जेक्ट्स थे, उनमें से 5 सब्जेक्ट्स मोरलेस अनचेंज है, नाम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है। 2 सब्जेक्ट्स को खत्म करके उसकी जगह एक नया सब्जेक्ट लाया गया, और ये सब्जेक्ट उनका मर्जर वगैरह नहीं है, ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट है। इस पर मैं भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है सर इब्राहिम ही करेंगे। और एक नया के स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का पेपर लेकर आए। देखें, सीफेप 1 एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये आपका एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीफेप 1 था, अब ये सीफेप 1 एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया। सीफेप 2 कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस, पहले भी कॉर्पोरेट लॉ, एडवांस कॉर्पोरेट लॉ था, अब ये कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस हो गया है। सीफेप 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस,
पहले ये BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजन था, अब ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस नाम चेंज हो गया। इसी तरह CFAP 6 टैक्स, इसी तरह CFAP 6 ऑडिट। तो इन 5 पर्चों के आई बिलीव कि 80-90% करिकुलम में कोई चेंज नहीं है, 10% चीज़ें एडलेस की होंगी और वो हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट जो है उस पर बात कर सकता है। CFAP 3 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस, दिस इज द न्यू थिंग, नॉट जस्ट इन द CA बट इन द एंटायर वर्ल्ड। राइट नाउ सर इब्राहिम आयरलैंड में है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। मतलब उनकी नॉलेज या मेरी नॉलेज को अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी ने एक समंदर के आगे जो है ना पानी का गिलास रख दिया। लेकिन राइट नाउ जैसे मैं अभी फिलहाल यूके में हूँ, मैं टैक्स का बनता हूँ, मैं टैक्स में काम करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली देखता हूँ कि फील्ड में चल क्या रहा है, प्रोफेशन में चल क्या रहा है। एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा। जैसे 2014-15 में ना IFRS 15, IFRS 16, IFRS 9 ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे। और इन 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने के बाद अगले 5, 7, 8 साल तक फर्म ने खूब इन स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीकेशंस पे पैसा बनाया था। मतलब ऑब्वियसली वो तो एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट थी IFRS 9 को लाने की, 15 को लाने की, 16 को लाने की। लेकिन जितनी फर्म्स हैं, बिग 4, बिग 10, बिग 20, बिग 100, इन्होंने इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनके एग्जीक्यूशन के ऊपर खूब पैसा बनाया था। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में राइट नाउ इसी तरह का काम IFRS 17 में हो रहा है। लेकिन ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस है ना, ये एक ऐसा एरिया है कि पूरी दुनिया, चाहे आप यूरोप में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी थिंग। जिस तरह से पोल्यूशन, एनवायरमेंट डैमेज, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, वॉर्स, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में नेगेटिवली ऐड कर रही है। ऑब्वियसली हमारी जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज में तो हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन दुनिया इससे बहुत आगे निकल गई है। अब वो बेसिक नेसेसिटीज़ से आगे बढ़कर लॉन्ग रन का सोचती है कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का सोचती है। तो दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है। और मिनिमम अगले 10-12 साल तो मैं सिर्फ इसी पे काम होता हुआ देख रहा हूँ, इसी पे बिजनेसेस, इसी पे लोगों को पैसा कमाते हुए देख रहा हूँ। और अगेन ICAP ने भी इस चीज़ को बड़ा अच्छा सही टाइम पे रियलाइज़ किया कि ICAP ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। डिटेल इस सब्जेक्ट में क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से इस सब्जेक्ट की मोडालिटीज़ वगैरह वो सर इब्राहिम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास CFAP के 6 सब्जेक्ट है। छोटी छोटी माइनर सी डिटेल्स बता देता हूँ। ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपका AI एंड डेटा एनालिटिक्स का हैंड ऑन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। AI एंड डेटा एनालिटिक्स का हैंड ऑन कोर्स आपका कंप्लीट होगा तो ही ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। CFAP के 6 पर्चों में से कम से कम 5 पेपर्स, या तो 6 के 6 पेपर्स या कम से कम 5 पेपर्स क्लियर हो, और आपने ये डेटा गवर्नेंस एंड एथिक्स वाला मॉड्यूल किया हुआ हो, तो फिर आप स्ट्रेटेजिक केस स्टडी वाले पेपर के लिए एप्लीकेबल, मतलब एलिजिबल हो जाओगे कि आप स्ट्रेटेजिक केस स्टडी वाला पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे और गवर्नेंस एंड एथिक्स वाला मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो यू वुड बी एलिजिबल फॉर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। AI एंड डेटा एनालिटिक्स वाला सब्जेक्ट हैंड ऑन कोर्स या इंटीग्रेटेड मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो यू वुड बी एलिजिबल फॉर CFAP 6। अब अगर आप ऑडिट का नाम देखें ना सर, यहाँ पे मुझे जितना याद आ रहा है कि पहले इसका नाम कुछ ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज या ऑडिट एंड एश्योरेंस हुआ करता था। अब इसके नाम को चेंज करके कर दिया ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स वाले मॉड्यूल को कंपल्सरीली कर दिया है। और CAF लेवल पे ऊपर आपको शायद मालूम होगा कि डेटा सिस्टम रिस्क, अब सबको डेफिनेटली मालूम होगा कि डेटा सिस्टम रिस्क के नाम से एक नया पेपर ऐड किया गया है। तो मेरे ख्याल है कि अगेन सर इब्राहिम, आई वुड गिव द स्टेज टू यू कि आप ज़्यादा बेहतर इस पोजीशन में हैं, क्योंकि आप ऑडिट तो मेरे ख्याल है कि 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं, डेटा सिस्टम रिस्क में प्रैक्टिकली भी ठीक ठाक आप इस एरिया को देख रहे हैं, और आपने CAF 3 का डेटा सिस्टम वाला रिस्क भी का पेपर भी पढ़ाना शुरू किया है। मैं CFAP को देखता हूं तो इसके नाम के अंदर डेटा को भी ऐड किया गया है, मतलब अगर एक ऑडिट का लफ्ज़ है तो एक डेटा का भी लफ्ज़ है, और ये मॉड्यूल क्लियर होगा तो ही CFAP 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या इंटीग्रेशन है, आई थिंक यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन ऑल दिस। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली चीज़ जो आपने बात करी ना कि AI एंड डेटा एनालिटिक्स, ये जो एक मॉड्यूल है जिसको पास करना पड़ेगा और एडवांस ऑडिट का पेपर देना पड़ेगा। और ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का पहले नाम होता था, नई स्कीम में इसका नाम ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा रख दिया है। और जो CFAP 6 का हमारा पुराना सिलेबस भी था उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो CAF 3 डेटा सिस्टम रिस्क में उन्होंने रेप्लिकेट कर दिए थे। अब जो ICAP की मैंटेलिटी है जो कि बिल्कुल ठीक है, या जो उनकी अप्रोच है वो ठीक है
कि यार ऑडिटिंग में जो हमारे पास अब नई टेक्निक्स वगैरह आ रही हैं, जिस तरीके से एआई के सॉफ्टवेयर वगैरह मैं अक्सर आपसे कॉल पे डिस्कस कर रहा होता हूँ कि यार ये काम पहले हम मैनुअली कर रहे होते थे, तो अब ये काम सारा एआई के तौर पे हो रहा है। जितने एआई टूल्स वगैरह आ रहे हैं, सारे के सारे बैक एंड पे कोई ना कोई डेटा है, और उस डेटा के ऊपर डेटा एनालिटिक्स भी अप्लाई हो रहा है, उस डेटा के ऊपर रिस्क भी है, उस डेटा के ऊपर जो है वो बेताशा सिस्टम भी है जो कि फर्म्स ने भी बनाए हुए हैं, इंडस्ट्री भी बना रही है। तो यहाँ पे आके जो मेंटेलिटी है वो ये है कि ग्रुप ए में बच्चे को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दें रिगार्डिंग डेटा सिस्टम एंड रिस्क, और फिर सेकंड जब सीफैप में अगर वो आता है तो एआई एंड डेटा एनालिटिक्स का कोर्स उसको करना ज़रूरी है, इसलिए बिकॉज ताकि वो सीफैप 6 का पर्चा दे सके, और सीफैप 6 के पर्चे के अंदर भी जो मैं सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, या वो एग्जामिनर अब जिससे सवाल पूछेगा वो एआई को छेड़ना स्टार्ट करेगा सीफैप 6 के पर्चे में। वो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर आपको थोड़े से ग्राफ वगैरह बना के दे देगा, और आपको क्या जी कमेंट करें और मुझे बताएं कौन कौन से रिस्क असेसमेंट होती है। फर्म में आप जब इंशाल्लाह जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं, जब ये सारे जाएंगे तो फर्स्ट डे से या सेकंड डे से ही ये डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म कर रहे होंगे, सिस्टम और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, तो इनका जो सेंस है वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ यार एआई डेटा एनालिटिक्स का पेपर दें और उसके बाद जाके ऑडिट एंड एश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल हो सकेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना कोई मुश्किल या फिर एक ट्रिकी पेपर होगा। एआई डेटा एनालिटिक्स सिंपल सा मॉड्यूल है, ताकि आपके पास जो आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप देख लेंगे, प्रैक्टिकली इनके ऊपर क्या टूल्स वगैरह हैं, किस तरीके से काम करती है, और फिर आप सेफ का पर्चा दें। सेकंड चीज़ जो आपने कही गवर्नेंस एंड एथिक्स, उसके लिए आपने कहा कि यार 5 पेपर पास होंगे और फिर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी आप दे सकते हैं, और गवर्नेंस एंड एथिक्स पास होना चाहिए। तो वो फिर बच्चे के लिए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यार कि 2 मॉड्यूल में से अगर उसे कोई पहला मॉड्यूल उठाना है तो इट शुड बी एआई एंड डेटा एनालिटिक्स, ताकि उसका एटलीस्ट सीफैप 6 ऑडिट एश्योरेंस डेटा जो है वो अनलॉक हो। और ये वो जो टाइम होता है कि जिसमें बच्चा कहता है कि नहीं यार मैंने पढ़ना नहीं है इतना, तो मुझे तो अपने लिए ये लगता है कि यार ये तो वो सब्जेक्ट है एआई डेटा एनालिटिक्स कि वो तो वैसे भी मैं और आप भी सीख ही रहे हैं, हमने रिसेंटली कुछ चीज़ों पे काम भी किया था साथ में। और ये तो वो चीज़ें कि जो बच्चे को वैसे भी थोड़ी बहुत एक अगर फारिग बैठा हुआ है और इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो 8-8 घंटे तो नहीं कर रहा होगा। तो मेरी तो इसमें सजेशन ये होगी कि यार इसको तो फ़ौरन से आप किल करें ना एक चीज़ को। मतलब अगर एक सिंपल सा कोर्स है, इतना टेक्निकल नहीं होगा, कुछ एक बेसिक टूल्स वगैरह के ऊपर बात हो रही होगी, किस तरह की चीज़ें होती है, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो इसको तो अगर आके आपने इसको मैंडेटरी किया हुआ है तो मेरी तो सजेशन होगी कि इसको तो फ़ौरन से पढ़ के आप इसको किल करें। सेकंड चीज़, इसके ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है, तो वो एक जो मेरे ख्याल से सर मैं आपसे अक्सर डिस्कस कर रहा होता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि यार सस्टेनेबिलिटी, शायद मेरी आपसे एक डिस्कशन हुई थी, हमें याद है कि वो शायद आप ही बता रहे थे कि यार वो एक बच्चा पैदा हुआ और हॉस्पिटल से निकला है, और वो हॉस्पिटल से निकला है तो वो एक कोई ट्रक या फिर ये जो हमारे सुजुकी होती है वो गुजरी है, या फिर गाड़ी कोई बस गुजरी है, और एक काला धुआं उसने छोड़ा है, और वो बच्चा और उसके अम्मी अब्बू जो भी थे सबके ऊपर वो काला धुआं आया है। और पहले मतलब जो पहला सांस उसने यहाँ पे लिया है पैदा होकर, वो ये सांस लिया है। और जो पहली चीज़ हमारे जहन में आई थी, या जो गोरों के जहन में आती है, वो ये आती है कि यार क्या आने वाली नस्लों के लिए ये दुनिया सस्टेनेबल होगी, मतलब ये रहने के लायक होगी। और इसी चीज़ के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, बेतहाशा काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर उन्होंने एक सब्जेक्ट डाला है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और अगर आप सब्जेक्ट का नाम देखें तो इट्स रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस। अब सवाल ये है कि जी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम तो कर दिया है, गाइडेंस वगैरह भी बना दी है कि हर फर्म ने, हर कंपनी ने अब ये रिपोर्ट करना होगा कि जी उसने क्लाइमेट को कितना डैमेज किया है। उसमें से एक जो पोर्शन है क्लाइमेट का वो कितना डैमेज किया, उसके ऊपर सोशल वाली चीज़ें भी आती है, गवर्नेंस वाली चीज़ें भी आती है, लेकिन इन्वायरमेंटल के ऊपर उसने इन्वायरमेंट को कितना डैमेज किया है। तो एक चीज़ तो आ गई, वो गाइडेंस वगैरह आ गई जहाँ पे वो उन चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना होगा। अब उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कैसे करना होगा और उसका डिस्क्लोजर क्या देना होगा, तो उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आ गई है। और फिर ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जब ओपिनियन देगा तो वो किस स्टैंडर्ड के तहत देगा, तो उसके ऊपर हमारा एश्योरेंस वाला पार्ट भी आ गया। तो एक कंप्लीट पैकेज है और इसके 3 डायमेंशन है। पहला ESG के ऊपर या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा क्या बाइबल है, क्या फ्रेमवर्क है जिसके तहत हर कंपनी ने काम करना है। और फिर हम मुंशी लोग आ जाएंगे, अकाउंटेंट और ऑडिटर, जो इस चीज़ के ऊपर डिस्क्लोजर्स और ऑडिटिंग के ऊपर काम करेंगे। अगेन ये सारी डिस्कशन के बाद के पेपर्स इतने हैं, कौन सा पेपर अनलॉक करने के लिए क्या अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये सारी बातें तो अपनी जगह। लेकिन इससे स्टूडेंट का एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल होता है कि सर मुझे सीधा सीधा बताएं, मेरी दिसंबर 26 में या जून 27 में पहली अटैम्प्ट बन रही है, मैं कौन से 3 या 4 पेपर या 2 पेपर की तरफ जाऊं। देखें, पेपर को सेलेक्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्या कहेंगे गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आप सबको जहन में रखना है। नंबर 1, मैं अपना कॉम्बिनेशन ऐसा सेलेक्ट करूं जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स का एक बैलेंस मेंटेन हो। मतलब ऐसा ना हो कि मैंने तीनों सब्जेक्ट थ्योरेटिकल उठा लिए, या ऐसा ना हो मैंने तीनों सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव से उठा लिए। वो आपकी पढ़ाई को थोड़ा डल बना देते हैं, बोरिंग बना देते हैं, और आप अपने आप को बहुत एग्जेगरेट कर रहे होते हो। तो आप कोशिश करें, एक चीज़ ध्यान में ये रखें कि मैं
थियोरेटिकल सब्जेक्ट, क्वालिटेटिव सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट को साथ लेकर चलूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एफएफआर उठा रहा हूँ तो एफएफआर बीएफडी टैक्स, आई वोंट सजेस्ट कि दिस विड बी एन आइडियल कॉम्बिनेशन के भाई आप एफएफआर में भी नंबर क्रंचिंग कर रहे हो, बीएफडी में भी मोर और लेस नंबर क्रंचिंग कर रहे हो, टैक्स में भी 50% के करीब नंबर क्रंचिंग कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैं ऑडिट, सस्टेनेबिलिटी और लॉ उठा लूँ, तो अगेन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। इसलिए नहीं कि इनको पास करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये आपको बहुत बोर कर देगा क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ऑडिट भी, सस्टेनेबिलिटी भी और लॉ भी। तो आई वुड सजेस्ट कि एक चीज़ तो आप अपने जहन में रखें कि आपने थोड़ा सा एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि 2 थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो एक क्वांटिटेटिव, या 2 क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है तो एक थियोरेटिकल। अब एक बात मैं हमेशा करता हूँ पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन में कि यार थोड़ा ना पेपर सिलेक्शन करते वक्त गैप्स वगैरह को भी देख लिया करो, लेकिन ऑब्वियसली अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम गैप्स वगैरह को एनालाइज कर सके। रीजन बीइंग कि हमारे पास दिसंबर 25 तक सीफैप का क्या टाइम टेबल चल रहा है वो तो हमें मालूम है, लेकिन नई स्कीम में वही टाइम टेबल मेंटेन रहता है या टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है, तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो आईके आने वाले वक्तों में बताएगा तो वो तभी पता चल सकेगा। लेकिन द थिंग दैट वी शुड फोकस राइट नाउ वाइल पिकिंग द सब्जेक्ट इज अवर आर्टिकलशिप, कि यार मैं ऐसे सब्जेक्ट्स उठाऊं जो मेरी आर्टिकलशिप से अलाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा किसी ऑडिट फर्म में, ऑडिट डिपार्टमेंट में एनरोल हो जाता है, तो उसको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि उसको अकाउंटिंग और ऑडिट का पेपर तो लाजमी देना ही देना है, उसको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का पेपर तो लाजमी देना ही देना है। थोड़ी सी मैं अपनी डिस्कशन बिल्कुल अलग कर रहा हूँ कि जैसा सर ने कहा ना कि एआई और डेटा एनालिटिक्स वाला पेपर, ये पेपर तो आई वुड एडवाइस कि आप इमीडिएटली उठा लें। रीजन बीइंग कि ये जो एआई और डेटा एनालिटिक्स का हैंड ऑन कोर्स है, इसमें आपको कुछ मैंडेटरी आवर्स पूरे करने होते हैं। आई गेस 80-90 आवर्स की क्लासेस पूरी करनी होती है, ऑनलाइन ही आप क्लासेस ले सकते हो, और उसके बाद इसका एक पेपर भी देना होता है। और जब आप वो पेपर क्लियर कर लेते हो ना, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ऑडिट अटेम्प्ट करने के लिए। अब शुरू का जो भी आपके पास 1 साल का टाइम है, जनरली आपकी फॉर्म में जब इंडक्शन होगी तो आपकी पोजीशन अभी बिल्कुल जूनियर होगी, अभी आपके ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं होगा जो सुपरवाइजर, सीनियर या मैनेजर लेवल के बंदे के ऊपर होता है। तो इन द स्टार्टिंग यू वुड बी एट मच ईज। इवन अगर आप लेट सेटिंग भी कर रहे हो तो भी आप उस लेट सेटिंग के बाद मेरे ख्याल है घर पे प्रेशर लेकर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जो सुपरवाइजर होता है, जो मैनेजर होता है ना, वो घर पे भी जाके सोच रहा होता है कि यार फला क्लाइंट के मसले का मैं क्या करूंगा, या फला क्लाइंट की डेडलाइन कैसे मीट करूंगा। तो नाउ राइट नाउ आप अभी रिलैक्स पीरियड में होंगे, तो अपना एआई और डेटा एनालिटिक्स की क्लासेस अटेम्प्ट करके उसका पेपर देकर उससे जान छुड़ाओ। आपको ये फिक्र ना हो कि यार अब मुझे ऑडिट को अनलॉक करना है, आपको ये पता हो कि यार मैं जिस भी अटेम्प्ट के लिए ऑडिट उठाऊंगा ना, अब मैं उस ऑडिट को देने के लिए एलिजिबल होऊंगा। क्योंकि अगर आपने डाटा सिस्टम वाला पेपर उठाया ही नहीं है और आप ऑडिट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कि यार अभी तो एआई डेटा पास ही नहीं हुआ, पता नहीं ऑडिट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो एआई और डेटा एनालिटिक्स तो आपको शुरू में ही दे देना चाहिए। पेपर भी मतलब क्लासेस लोगे 80-90 आवर्स की, उसके बाद पेपर के लिए अप्लाई करोगे और उसका आपका एग्जाम हो जाएगा, तो फिर आप CFAP 6 आपका अनलॉक हो जाएगा। दोबारा से आते हैं पेपर सिलेक्शन के ऊपर। इफ यू आर इन ऑडिट, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और ऑडिट, इन 2 सब्जेक्ट्स को तो उठाना ही है। तीसरा सब्जेक्ट आप अपने नेचर ऑफ वर्क को देख के उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के असाइनमेंट वगैरह भी कर रहे हो शुरू में, आप अपने आर्टिकल्स के अंदर आप कॉर्पोरेट लॉ देख सकते हो। सस्टेनेबिलिटी वगैरह पे अगर आप लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एडवाइजरी वगैरह में काम मिल जाता है, एडवाइजरी वगैरह के डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ वो सस्टेनेबिलिटी की चीज़ें देख रहा है, तो ही और शी शुड गो फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अगर कोई एडवाइजरी वगैरह में लेट्स से कि एक्विजिशंस वगैरह को देख रहा है, टेक ओवर्स, मर्जर्स, डीमर्जर्स को देख रहा है, तो फिर वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन यानी कि BFD का पेपर देख रहा होगा। अगर किसी को ऑडिट में नहीं होता, लेट्स से टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो वहां मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर उसको टैक्स का पेपर उठा लेना चाहिए। तो शुरू के कॉम्बिनेशन में अपने सब्जेक्ट्स को अपनी आर्टिकल से इनलाइन करने की कोशिश करो। अगर ऑडिट में हो तो ऑडिट FFR हो गया, अगर टैक्स में हो तो टैक्स और उसके साथ कोई एक पर्चा हो गया। अगर एडवाइजरी साइड पे एक्विजिशंस, मर्जर, डीमर्जर्स देखने का मौका मिल जाता है, BFD की तरफ जाओ। अगर एडवाइजरी साइड पे सस्टेनेबिलिटी वगैरह का कोई काम आसपास देखने को मिल जाता है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाओ, तो अपनी आर्टिकल्स को देखते हुए अकॉर्डिंगली अपने 2 सब्जेक्ट्स पिक करो। अच्छा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम डे 1 से अपने आप को ये ना क्या कहते हैं लॉक कर दें कि यार हम यही 3 पेपर देंगे या हम यही 4 पेपर देंगे। इस वजह से आपको नहीं पता भी 1 साल 1.5 साल आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब किस तरह से आपकी जर्नी गुजरेगी। राइट नाउ आप 2 सब्जेक्ट उठाएं और उन 2 सब्जेक्ट्स की आई वुड सजेस्ट कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक साथ 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स मैं नहीं सजेस्ट करता। इस पर सर तहा का, सर इब्राहिम का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, वो डेफिनेटली शेयर करेंगे। और हमारी कंट्री में तो चले मार्शल लॉ है, लेकिन हम कन्वर्सेशन में डेमोक्रेसी फॉलो कर लेंगे, तो सर तहा और सर इब्राहिम अपना व्यू शेयर करेंगे। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि शुरू में 2 सब्जेक्ट्स उठाओ और टारगेट ये रखो
कि यार अगले 6 महीने में मैं इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट 100% कंप्लीट कर लूंगा और दूसरा वाला सब्जेक्ट एटलीस्ट 50-60% कंप्लीट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी उठाया ऑडिट और FFR, तो मैं ये टारगेट ये रखूं कि यार अगले 6 महीने में मैं ऑडिट कंप्लीटली पढ़ लूंगा और रिपोर्टिंग कोशिश करूंगा 60-70% पढ़ लूँ। 6 महीने बाद में डिसाइड करूंगा कि अब मुझे तीसरा सब्जेक्ट कौन सा उठाना है। मुझे लॉ उठाना है, सस्टेनेबिलिटी उठाना है, BFD उठाना है, टैक्स उठाना है। और फिर अगले 6 महीने का मेरा टारगेट क्या होगा कि मुझे वो नया सब्जेक्ट 100% कंप्लीट करना है, पुरानी पिकिंग में से जो रिमेनिंग वाला सब्जेक्ट है उसका 40-50% कवर करना है और अपने तीनों सब्जेक्ट को साथ साथ रिवाइज करना है। तो दैट वुड बी माय एडवाइस, दैट वुड बी माय अप्रोच इफ आई वर एट योर पोजीशन। सर था इस हवाले से आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए शुरू में, कौन से प्रिपरेशन किस तरीके से? अच्छा देखो, अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, वो जिस लेवल पर हो, वो ये है कि आपका जो इमीडिएटली अगला स्टेप है वो है इंटरव्यू देना। यानी कि आप किसी भी फर्म में जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे तो आप इंटरव्यू देंगे। अब इंटरव्यू में जनरली जनरली जो आपसे सवाल किए जाते हैं ना, वो आपसे रिपोर्टिंग की साइड से किए जाते हैं, ऑडिट की साइड से किए जाते हैं और लॉ की साइड से कुछ सवाल किए जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आपसे जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा वो शायद सस्टेनेबिलिटी के या स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस के बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा। वो जनरली आपसे कोई स्टैंडर्ड से, कोई आइजा से, कोई IAS से, कोई IFRS से बात पूछेगा। सेकेंडली, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आप दिमाग में रखिएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, हमारे पास ICAP का अभी तो टाइम टेबल नहीं है जो आप लोगों की एप्लीकेबल अटेम्प्ट होगी उसका, लेकिन हमने ये देखा है पास में, जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल अभी बिल्कुल ही रिसेंट अटेम्प्ट का जो टाइम टेबल है उसमें 3 दिसंबर वाले दिन एडवांस्ड ऑडिट का पेपर है और जो कि वेडनेसडे पड़ता है, और फिर आखिरी 9 दिसंबर को ट्यूसडे को लॉ का पेपर है। तो जो आपके पास पेपर के बीच में गैप होते हैं वो गैप बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। ICAP क्या टाइम टेबल बनाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जनरली ऐसा होता है। अब स्कीम चेंज हुई है तो हो सकता है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज आए, लेकिन जनरली 19-20 का ही चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है। तो मेरी पर्सनल सजेशन होगी, नंबर 1, आप लोग रिपोर्टिंग का पेपर फौरन उठा लें। रिपोर्टिंग का जो पेपर है उस पर कोई भी कंडीशन भी नहीं है। रिपोर्टिंग का पेपर जो है वो आपने FAR 1 भी पढ़ा है, FAR 2 भी पढ़ा हुआ है रिसेंटली, तो आपको उसके लिए बेनिफिट देगा। आप रिपोर्टिंग का पेपर तो फौरन उठा लें और इंटरव्यू वाले दिन तक जो कि इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर आप लोगों की इंडक्शन हो जाएगी, ये जो टाइम पीरियड है इसमें जितना मैक्सिमम रिपोर्टिंग का पेपर कवर कर सकते हैं वो कर लें। इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है क्योंकि इंटरव्यू में रिपोर्टिंग या ऑडिट से रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली। और दूसरा, आपका एक टारगेट, एक जो पोर्शन है, एक रिपोर्टिंग का जो पेपर है वो क्लियर भी हो रहा है, कंप्लीट भी हो रहा है, तैयारी भी हो रही है, और साथ में आपको ये भी पता है कि मोस्ट लाइकली उसका पेपर जो होगा वो आपके पेपर्स में से सबसे पहला पेपर होगा। देखिए आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट मंडे ऑफ दिसंबर, फर्स्ट मंडे ऑफ जून या फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर आपके पेपर शुरू होते हैं, या फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च आपके पेपर शुरू होते हैं, क्योंकि अब तो 4 अटेम्प्ट होंगी जब आप फॉर्म में आएंगे, तो मंडे से ICAP जो है वो डेली एक एक पेपर लेता रहता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप मंडे वाला पेपर जरूर ऑप्ट करें, यानी कि फर्स्ट, और लास्ट पेपर जरूर ऑप्ट करें। फिर बीच में आप देख लीजिएगा कि 1 या 2 पेपर जो भी आप मजीद ऑप्ट कर सकते हैं, क्या आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, और जब टाइम टेबल आ जाता है तो उस हिसाब से। तो पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि आप लोगों को जो आपका एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर है उसकी तैयारी इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो चीज़ है वो अगेन जो सर मुर्तज़ा ने कही उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि आपने ये नहीं करना कि सारे आप थ्योरी वाले पेपर्स उठा लें। सच एज मैं कोई सजेशन ऐसी नहीं दूंगा कि आप सस्टेनेबिलिटी भी उठा लें और साथ में आप ऑडिट भी उठा लें और लॉ भी उठा लें, नहीं। आपने कुछ पेपर्स अपने कंप्यूटेशनल उठाने हैं और कुछ पेपर्स आपने ऐसे उठाने हैं कि जिसमें आपके पास थ्योरी हो, ताकि बैलेंस्ड रहे, आप बोर ना हो और चीज़ें साथ साथ चल रही हो। तो इस हिसाब से मेरी अभी इमीडिएट रिकमेंडेशन आपको है कि आप रिपोर्टिंग के पेपर पे फोकस करें, 1-1.5 महीना रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ें। फिर इंशाल्लाह जैसे ही आपकी इंडक्शन हो जाती है, जैसे ही चीज़ें मजीद क्लियर हो जाती हैं, जैसे ही ICAP अपना नया जो है वो टाइम टेबल इशू कर देता है जून 2026 का और दिसंबर 2026 का, और इनफैक्ट सितंबर 2026 का भी, क्योंकि अब सितंबर में भी पेपर होंगे, तो इंशाल्लाह हम इस पे फिर मजीद डिस्कशन करेंगे और एक री इवैल्यूएशन कर लेंगे कि यार अब हमें कौन कौन से पेपर्स उठाने चाहिए। अच्छा सर इब्राहिम, मैं आपका भी व्यू लूँगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। एक चीज़ बस मैं यहाँ पे स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, वैसे तो अगेन पता ही होगी कि अब आपके पास CFAP लेवल पे भी क्वार्टरली अटेम्प्ट्स हैं, यानी कि साल में समर 2026 के बाद आपके पास साल में CFAP के भी जो है CFAP के जो है वो 4 दफ़ा पेपर्स हो रहे होंगे, लेकिन
आप कोई 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे ख्याल है कोई अप्रूवल वगैरह लेकर फॉर्म वगैरह सबमिट वगैरह करके आप उन 4 में से कौन सी 2 अटेम्प्ट दोगे वो आपने पिक करनी है। और मैं जितना समझता हूँ कि अगर आप लेट्स से ऑडिट में हो तो मार्च और सितंबर अटेम्प्ट तो आप नहीं दे पाओगे, रीज़न बीइंग कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी ये जनरली आपका ऑडिट सीज़न होता है जिसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह जून के बाद जुलाई अगस्त ये आपका ऑडिट सीज़न होता है जिसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक ऑडिट ट्रेनी आई डोंट थिंक कि फर्म उसको मार्च या सितंबर अटेम्प्ट की इजाज़त देगी, वो मोस्ट लाइकली जून और दिसंबर की ही अटेम्प्ट दे रहा होगा। लेकिन अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में है, फॉर एग्जांपल कि वो टैक्स डिपार्टमेंट में है, तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर उसको सितंबर अटेम्प्ट की इजाज़त मिल जाए, या एडवाइजरी में या इंडस्ट्री में तो वहाँ पे उसको डिफरेंट अटेम्प्ट की इजाज़त मिल जाए। लेकिन आपके पास अब क्वार्टरली अटेम्प्ट होगी जिसमें से आपने कोई 2 अटेम्प्ट ही देनी है 1 साल के अंदर। सर इब्राहिम, आप अपनी इंसाइट शेयर करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, सब्जेक्ट प्रिपरेशन के हवाले से प्लीज़। अटेम्प्ट वाली जो चीज़ है ना सर, उसमें अगर कोई बच्चा क्या कहते हैं वो वाला है जो पहले सीफेप के पेपर देगा और बाद में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा, तो वो जो है वो चारों अटेम्प्ट्स को अवेल कर सकता है। और हाँ, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भी आप चारों अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल रूट से चल रहे हैं तो फिर आपको 2 अटेम्प्ट जो है वो मतलब हम ट्रेनिंग के सेलेक्ट करनी पीरियड में होंगी। 4 अटेम्प्ट नहीं दे सकते, ट्रेनिंग के पीरियड के पहले अगर सीफेप के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम हाँ 4 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। जी सर इब्राहिम। हाँ यार, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत डिटेल में ये कवर कर लिया। मेरे ख्याल से बच्चों को एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने इस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है। मैं इसमें बस एक छोटी सी चीज़ अगर मतलब मैं ऐड क्यों करना चाहूँगा कि यार, जो मैंने आपसे पहले भी सर एमक्यू सवाल पूछा था वो ये था कि यार पहले जो सिनेरियो होता था 1.5 साल पुराना वाला, वो तो सिनेरियो ये था कि यार वो मतलब बच्चे के जब तक फर्म में नहीं हो तो बच्चा क्लासेस लेता ही नहीं था और ना लेनी चाहिए थी उसको क्लासेस, बिकॉज मसला ये था आगे जाके सारा कि यार वो काउंट पीरियड काउंट नहीं होगा ना, वो 1 साल फर्म के आर्टिकलशिप 1.5 साल फर्म के आर्टिकलशिप। अब जो हमारे पास ऑप्शन है तो वहाँ तो मेरे ख्याल से अब ये सवाल है ही नहीं कि हमने क्लासेस लेनी है कि नहीं लेनी। अब तो मतलब वो वाला ऑप्शन तो है नहीं कि हमें क्लासेस लेनी कि नहीं लेनी, वो तो क्लासेस लेनी है आपने। सवाल जो है कि जी कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है और किस तरीके से लेनी है। तो चूंकि अभी कैफ के पेपर्स दिए हैं, पढ़ाई करी है, तो यार वही वाली बात है, जो एआई वाला सब्जेक्ट है वो तो उठा के ख़त्म करो ना यार उसको बाद में, बिकॉज आगे जाके जब लॉ के सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे होगे, टैक्स ले रहे होगे, BFT ले रहे होगे, उसमें फिर बीच में ये 80-90 घंटे आपको देने पड़ेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा यार कि काफ़ी मुश्किल हो गया और काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए इसको इन सब्जेक्ट के साथ लेके चलना। सेकंड चीज़ मेरी इसमें यार एक एडवाइस आप लोगों को ये होगी कि अगर आप लेट से 1 साल वाले मॉडल पे आते हैं तो यार 1 साल वाले मॉडल पे सबसे जो एक बेसिक चीज़ है ना, मतलब मैं सारे बच्चों को ये कहता हूँ कि यार आप ये भूल जाएं कि आपकी अटेम्प्ट 1 साल बाद है। आप ये एज्यूम करें कि आपका पेपर 6 महीने बाद है और आप कोई 3 या 4 सब्जेक्ट ना उठाएं, आप सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और 2 सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट करें कि फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं। इसमें सर तहा कह रहे हैं कि यार अकाउंटिंग ज़रूरी है बिकॉज एट द एंड यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है। ऑडिट फर्म में हो तो ऑडिट ज़रूरी है बिकॉज ऑडिट फर्म में जाते हो तो ऑडिट के लिए पता होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये 2 सब्जेक्ट लेते हैं, FFR एंड ऑडिट, खुदा का वास्ता है आप ये एज्यूम ही ना करें कि आपकी अटैम्प्ट जो है वो दिसंबर 26 में होगी। आपकी अटैम्प्ट जो पहली होगी वो जून 25 में होगी। आप ये एज्यूम करें कि आपकी पहली अटैम्प्ट जून 25 को होगी। उस पहली अटैम्प्ट तक आपने इन 2 पेपर की तैयारी कंप्लीट कर देनी है। आपने किसी तीसरे सब्जेक्ट का नहीं सोचना है, सही है। आप ये 2 सब्जेक्ट की तैयारी करें और जहां जून 26 में जहां पहला पेपर अकाउंटिंग का होता है 9 से 12:05 पे आपका पर्चा स्टार्ट हो जाना चाहिए और वही पर्चा आप अटेम्प्ट करें घर बैठ के कि यार क्या आप वाकई में ये पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी देगा। नॉर्मली बच्चा क्या करता है यार, 1 साल है शुरू का 6 महीने ज़ाया कर देता है। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आपकी जो अटेम्प्ट आप अपनी हाइपोथेटिकल बनाएं वो आप बनाएं कि आपकी अगली अटेम्प्ट जून 26 में है। 2 पेपर लेट से कोई भी उठाते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, FFR एंड ऑडिटिंग अगर आप उठाते हैं तो आपका ये माइंड होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि जून में मैंने ये पेपर ख़त्म कर देना, जो सर एमक्यू ने भी कहा और सर ताहा ने भी कहा कि यार अकाउंटिंग उठाएं। और फिर उसके बाद फिर आप देखें अगले 6 महीने के अंदर कि यार ठीक है 2 पेपर की तैयारी मेरी कहाँ पर है, मुझे उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा एंड नाउ आई हैव द एबिलिटी कि मैं तीसरा सब्जेक्ट कौन सा उठा सकता हूँ। उसके अंदर सर एमक्यू वाली बात क्या आप देख लें, आप टैक्स उठा लें। उसके अंदर आप ये वाली चीज़ देख लें कि यार फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी एक थ्योरी एक अकाउंटिंग का पेपर उठा लिया है, तीसरा पेपर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी उठा सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता ये लगता है, अगर देखें 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। जून में आप कहते हैं यस मेरा ऑडिट भी खत्म है, मेरा अकाउंटिंग भी खत्म है, आप कहते हैं यार आई विल गो फॉर अ बिग सब्जेक्ट ना, मैं लॉ की तरफ चला जाऊँ, मैं BFD की तरफ चला जाऊँ, मैं टैक्स की तरफ चला जाऊँ, लेट से आप इस तरीके से माइंडसेट बना लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार FFR में मेरी तैयारी पूरी नहीं हो सकी, ऑडिट मुझे समझ में नहीं आ रहा और मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ और लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट लाइक BFD लॉ या एडवांस टैक्स
इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं उठा सकूंगा बिकॉज मुझे अभी 2 सब्जेक्ट कवर करना है, देन यू हैव द ऑप्शन कि यार आप सस्टेनेबिलिटी एक छोटा सा सब्जेक्ट उठा लो। तो वो चीज़, तो आज के दिन पे आप सिर्फ ये डिसाइड करें कि आपने ये AI वाला सब्जेक्ट लेना है, ये 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है, और आपकी पहली अटैम्प्ट जो होगी वो जून 26 को होगी, और उसके हिसाब से आप प्लान बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, एंड एट जून 26 अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस करें एंड देन चूज़ द 3rd सब्जेक्ट। ये मेरे हिसाब से सर एक इनके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। माइट बी पॉसिबल कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कैफ लेवल पे 2 अटेम्प्ट में 4 पेपर पास किए हैं और वो अगले 6 महीने 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेता है और जून के बाद वो डिसाइड करता है कि यार मैं मजीद 2 सब्जेक्ट्स उठाऊँ, तो ही कैन गो फॉर दैट टू, कि वो 1 साल के अंदर 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहा होगा अपने। मेरा एक सवाल था, मुझे क्लैरिटी चाहिए, शायद आपके पास वो हो। क्लैरिटी सर पुत्र सर ये चाहिए कि अगर कोई बच्चा 3.5 साल वाली आर्टिकल्स के लिए ऑप्ट करता है तो उसको जो वो हैंड्स ऑन कोर्सेज देना है AI एंड डेटा एनालिटिक्स वाला, वो उसको अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन के बाद देना होगा या वो उससे पहले भी दे सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो उससे उससे पहले भी पहले दे दे देगा सकता तो है। वो पहली वाली? अच्छा, ये कहीं क्लियरली नहीं, लिखा हुआ है? क्योंकि फॉर्म नहीं, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो ये पीपी और एमएस ऑफिस वाला डेटा एनालिटिक्स, सॉरी पीपी और एमएस ऑफिस वाला कोर्स कंप्लीट होना चाहिए तो फॉर्म आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। और ये जो डेटा एनालिटिक्स वाला है ठीक ये है। आप फर्म के साथ, फर्म से पहले कभी भी दे सकते हो और इसकी बेसिस पे आपका ऑडिट अनलॉक हो रहा होगा। अच्छा, लेकिन इस पे ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा अगर फर्म की रजिस्ट्रेशन से पहले ये वाला पेपर दे देता है तो आके ये कहे कि भाई अब तो आप जो है वो जो पेपर क्लियर वाले करने वाला रूट था उसमें आ गए? आई डोंट बिलीव, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में से तो किस ऑप्शन को फॉल सेलेक्ट करना है, आई गेस कि इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म वेबसाइट पे होगा या आने वाले वक्तों में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये नोट लिखा हुआ है ना कैटेगोरिकली, ऑप्शन 1, 2 और 3, वन सेलेक्टेड शेल बी इररिवोकेबल। तो आई थिंक वी वुड बी गिविंग, स्टूडेंट वुड बी गिविंग सम एक्सप्लिसिट सिलेक्शन कि भाई मैं इस चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई हाँ। बिलीव। अच्छा जी, ये तो हमारे पार्ट पे डिस्कशन थी, लेकिन स्टिल वी आर ओपन टू योर क्वेश्चंस। तो अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भी किसी स्पेसिफिक, मुझसे, तहा से, इब्राहिम से हो तो उनका नाम लिखकर, और अगर कोई लेट से के क्या कहेंगे ऑडियो के थ्रू पूछना चाहे तो वो अपना माइक ओपन करके भी सवाल पूछ सकता है। अदरवाइज चैट बॉक्स, अगर किसी स्पेसिफिक टीचर से पूछना है या हम तीनों से ही पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल डाल सकते हैं। और अगर सर ताहा, सर इब्राहिम, आप लोगों ने कोई और बात ऐड करनी हो तो डेफिनेटली वी कैन ऐड। नहीं यार, मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में माशाल्लाह हमने कवर कर लिया और ईच एंड एवरीथिंग कवर कर ली। बच्चों के कुछ अगर क्वेश्चन है तो उसको बस हम एड्रेस करते थे। यार फैज़, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अच्छा आपको ज्वाइनिंग मेल आ गई तो आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया, सही है, और आप अपने FTS को असेस करें, थोड़ा सा ये असेस करें कि आपने बाकी जगह अप्लाई करा है वहाँ से क्या रिस्पांस आ रहा है, और उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें। मतलब इतना भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रख लें। और इन केस खुदा ना खास्ता कल को इस फर्म के अलावा कहीं और से ऑप्शन आता भी नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वी हैव द बैकअप प्लान कि जहाँ पे आप पहले पेपर्स पास कर लें एंड देन गो टू फर्म। तो आई वुड सजेस्ट, अगर मैं आपकी जगह होता मैं थोड़ा सा वेट करता। लेकिन अपने क्राइटेरिया को असेस करते हुए, अगर आपका FTS बहुत पुराना है और आपको पता है कि यार ये कैटेगरी की फॉर्म नवंबर दिसंबर में ओपन होगी लेकिन मेरा चांसेस वहाँ पे बहुत लो है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप छोटी लो कैटेगरी फॉर्म में चले जाओ। लेकिन अगर आपका FTS लेटेस्ट है, आपकी कैफ की जर्नी स्मूथ रही है, तो फिर हमें वेट करना चाहिए नवंबर दिसंबर का। इज़्ज़त, तो आप पेपर वाले ऑप्शन की तरफ पहले ऑप्ट करेंगी, मतलब आप पहले पेपर क्लियर करेंगे उसके बाद आप फॉर्म की तरफ कंटिन्यू करेंगी? यार वैसे अच्छा आप लोग चैट वगैरह पे थोड़ा सा बता दें यार कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है फॉर्म वाला, लाइक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। एक तो वो जो हमारा कन्वेंशन मेथड है मेरे ख्याल से, दूसरा जो 2-3 ऑप्शन सर MQ ने डिस्कस करे। आप लोग नॉर्मली किस वाले ऑप्शन की तरफ है? ऑप्शन 1 विच इज़ द नॉर्मल कन्वेंशन वाला ना, कि 3-3.5 साल की आर्टिकलशिप है, साल पढ़ाई और वो, ओके सारे ऑप्शन 1 वाले हैं यार, बाकी सारे भी जवाब देंगे प्लीज़। ऑप्शन 3 कौन सा था यार? वो पहले पेपर्स देने वाला। ओके, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, नो वन इज़ गोइंग फॉर ऑप्शन 2 कि वो पहले फर्म में आप 2.5 साल काम करो उसके बाद पेपर दो? हाँ यार, मतलब 2.5 साल काम करने के बाद फिर पिंजरे में बंद रहेगा तो थोड़ा शिकार करना भूल जाएगा ना, तो इस वजह से वो कह रहा है कि पेपर नहीं छूटने चाहिए। हाँ गैप भी आ जाएगा। नहीं, और ये फैक्ट भी है यार कि एक बार आप आ जाओ तो फिर काम, ये बात सही भी है। नॉर्मली जिसके एक पेपर पे रहते हैं और इंडस्ट्री चले जाते हैं या फर्म में होते हैं वो पेपर पास नहीं कर पाते। तो आई मीन मेजॉरिटी आर 1 एंड 3 के या तो पहले पेपर दे दो या फिर कन्वेंशन मेथड पे जाओ, सही। तो पर आई मीन इन बोथ केसेस यार, वाले ऑप्शन को शायद मैंने, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही दीवार से लगा दिया, इतना भी नहीं होना चाहिए। रीज़न भी कि अगर लेट से कि कोई बंदा 3 ऑप्शन की तरफ जाता है और 2 साल बाद जब वो फॉर्म में अप्लाई कर रहा होगा, तो 2 साल बाद जब फॉर्म्स की इंडक्शंस होंगी तो उसमें एक लॉट कैफ वाली होगी जो कैफ क्वालिफाई करके आ रही होगी, और एक लॉट आप वाली होगी जो CFAP के 4 पेपर्स अपेयर होके आ रही होगी। तो ऑब्वियसली एज अ फॉर्म अगर मैं सोचता हूँ, और फॉर्म को लेट से टैक्स के लिए बंदा चाहिए या एडवाइजरी के लिए बंदा चाहिए,
और उनको पता है कि यार सेम स्टाइपेंड पे मेरे पास कैफ क्वालिफाइड भी है और एक ऐसा बच्चा भी है जिसका कैफ क्वालिफाइड और सीफैप के उसने 4 पेपर्स पढ़े हुए हैं या 3-4 पेपर्स पास किए हुए हैं, तो माइट भी कि एज अ पार्टनर अगर मैं सोचूं तो मैं उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा जिसने सीफैप के पर्चे निकाले हुए एज कम्पेयर टू जिसने सिर्फ कैफ क्वालिफाई किया। तो वहाँ पे एक एज होगा भी, लेकिन बस वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थोड़ी बढ़ रही होगी उस टाइम पे। सही सही सही। यार ये जो एक सवाल है ना यार कि अगर हम फर्म में नहीं होंगे तो फाइनल के पेपर पास करना मुश्किल हो जाएंगे। यार मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट वाली चीज़ बताता हूँ, मैं और ये फैक्ट है कि आप फर्म में जाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है भाई कि आपने आईएफ शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर आपने काम कर लिया होगा और आपने शायद कंसोलिडेशन भी कर ली होगी और आपने बीएफडी में मर्जर एंड एक्विजिशन भी कर लिया होगा। सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ कि जी फर्म में नहीं होगा और मैं इस ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो क्या मैं पेपर पास कर सकता हूं? तो आप डेफिनेटली पेपर पास कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जी आपके टीचर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आपकी स्ट्रेटजी है और आप चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं तो आप पेपर पास कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मैंने 3.5 साल की आर्टिकलशिप में यार सीए फाइनल या सीए में जितना पढ़ा था, या सर एमक्यू आपने या सर था आपने, वो सारा का सारा हमने कभी प्रैक्टिकली देखा भी हो। मैंने आज तक शेयर बेस्ड पेमेंट प्रैक्टिकली नहीं देखा। लॉजिकल आंसर मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि अगर तो ऐसी कोई चीज़ होती तो फिर तो इंडस्ट्री वाले बच्चे का ऑडिट का पेपर ही ना होता, या इंडस्ट्री वाला बच्चा ऑडिट का पेपर पास ही ना कर सकता, या 99% लोग तो टैक्स में काम ही नहीं करते तो वो टैक्स का पेपर कभी पास ही ना कर पाते या टैक्स का पेपर दे रहे होते। तो वो आपकी पढ़ाई आपकी आर्टिकलशिप को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन आपका पेपर आपकी आर्टिकल से ही पास होगा। और एसीसी में भी अगर देखें तो एसीसी में भी जो बच्चा है वो अपना एसीसी कंप्लीट करने के बाद अपनी ट्रेनिंग में एंटर हो रहा होता है, वहाँ पे वो एसबीएल जैसे पेपर्स, बड़े पेपर्स बिफोर प्रैक्टिकल एक्सपोजर देख रहा होता है। और वैसे भी यार अगर ऑप्शन 3 जो है वो जो लोअर ऑफ वाला है या अर्लीस्ट वाला है, तो जहाँ तुम्हें लगे यार कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हो रहा, वो फिर फॉर्म में जाने के बाद तुम सीख लेना जितना सीखना, फिर बाद में पेपर दे देना। तो वो वाले भी तो एक ऑप्शन है ना उसमें हमारे पास। चलें, सवाल तो आप लोगों के होंगे। वी वुड सजेस्ट के रिमेनिंग सवाल अब हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमारा एक हमने ग्रुप बनाया था इस सेशन के लिए, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम नेक्स्ट वीकेंड पे कोई इस तरह का मज़ीद को सेशन रख लेंगे। बाकी जिस तरह से सर इब्राहिम ने कहा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्या हमारे कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, क्या टिकट्स होने चाहिए, क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके हम कुछ सवाल के जवाब बना के रख लें, तो वो सारा मटेरियल जो है इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर रहे होंगे। और आप लोगों के मज़ीद अगर कोई FAQs वगैरह तो वो भी आप हमसे ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं, तो हम वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। बेस्ट हो गया यार। बच्चों से थोड़ा सा ये भी पूछ लेना कि इनका क्या अभी वैसे माइंडसेट है पेपर का, कौन से पेपर ये लोग नॉर्मली इवेल्युएट करते हैं या ऑप्ट करते हैं। बच्चों से आप लोगों का एक सेशन से पहले या सेशन के बीच में आप लोगों का क्या सोचा है? काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स है यार बच्चों के। मिक्स रिस्पॉन्स में ये कि FFR जनरली सभी पिक कर रहे हैं। ऑडिट लॉ मेरे ख्याल है कि दूसरे पेपर में इक्वल पोजीशन पे चल रहा है, थर्ड पे कुछ लोग BFD का ऑप्शन पिक करें, एक ने CFAP 3 भी कहा है सस्टेनेबिलिटी का। बेस्ट है बेस्ट है। चलिए जी, फिर हम आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप लगी रहेगी। मज़ीद कोई सवाल हो तो हम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा सवाल होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम कमिंग वीकेंड पे कोई इस तरह का और सेशन वगैरह रख लें, और इंटरव्यू वगैरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू ऑल यार, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।